स्टोरी की शुरुआत एक अंधेरी गुफा में पत्थर तोड़ने से होती है, जहां हमारा मैन कैरेक्टर व्हाइट हेड बॉय छत की दरार से निकलती नीली चमकदार बूंदें देखकर एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि कब से उसका इसको ही पाने का टारगेट था। वो केयरफुली उस लिक्विड को बोतल में कलेक्ट करता है। वो ग्लोइंग सब्सटेंस इंक होती है। एमसी अपने कंधे पर बैठे छोटे ब्लैक कैट को थैंक यू बोलता है। नीरो को एक्नॉलेज करता है कि ये डिस्कवरी उसी की वजह से मुमकिन हुई। वो गुफा के एग्जिट में दिख रही रोशनी की तरफ देखता है, सोचना शुरू करता है कि अगर ये इंक वापस ले गया तो पायनियरिंग कॉर्प्स शायद उसे एक्सेप्ट कर ले। राहत की सांस लेते हुए वो गुफा से बाहर निकलता है और ग्रे वेस्टलैंड पर खड़ा होकर दूर चमकते बड़े शहर को देखता है। उस चमकते शहर के अंदर भीड़ इलीट वॉरियर्स यानी कलरिस्ट्स की अराइवल पर चीयर करती है। उनके ब्राइट हेयर कलर्स उन्हें प्राउडली स्टैंड आउट बनाते हैं। दो लोग खड़े होकर इन वॉरियर्स की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इनकी टीम ने एक और जायंट क्रीचर को हराया है। जब तक ये हीरोज हैं, शहर सेफ रहेगा। लेकिन सीन शिफ्ट होकर शैडो डिस्ट्रिक्ट के अंधेरे इलाके में जाता है। लोग एक बिल्डिंग के बाहर लाइन में खड़े हैं, जहां नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि सी रैंक पायनियरिंग कॉर्प्स का एंट्रेंस एग्जाम है और जिसके पास कलर हो वो आ सकता है। तभी सफेद बालों वाला वो लड़का जोर से फेंक कर बाहर गिरा दिया जाता है। दो एग्जामिनर्स ऊपर से उसे घूर रहे होते हैं। एक चिल्लाता है कि ये जगह उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। लड़का गुस्से में खड़ा होता है और नीले इंक की बोतल आगे करता है। पूछता है प्रॉब्लम क्या है। कहता है कि ये इंक प्रूव करती है कि वो क्वालिफाई करता है। एग्जामिनर उंगली दिखाते हुए हार्श रियलिटी बता देता है कि उसे रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि वो कलरलेस है। वो कहता है कि इस दुनिया में रोल जन्म से डिसाइड होते हैं और कलरलेस को अपनी औकात पता होनी चाहिए। रेड हेयर वाला एग्जामिनर लाल एनर्जी रिलीज करता है और उसे डैम कलरलेस कहता है। सफेद बालों वाला लड़का दर्द से झुक जाता है। एग्जामिनर सीढ़ियों के ऊपर से एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ लेक्चर देता है कि पायनियर्स सिर्फ चुने हुए लोग बन सकते हैं। वो कहता है कि शहर के बाहर ब्लैक लैंड्स में कमजोर नहीं बचते, वहां डार्कनेस और खतरनाक क्रीचर्स भरे पड़े हैं। वो पायनियर्स की हीरो वाली जिंदगी की डेफिनेशन देता है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान रिस्क में डालकर रिसोर्सेज लाते हैं और मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। प्रेजेंट में वापस आकर एग्जामिनर ठंडी नजर से उसे देखता है और कहता है कि कलरलेस होकर यह सब मुमकिन नहीं है। उसे इंसल्ट करता है और कहता है कि मीनियल वर्क तक ही रहो। आखिरी वार्निंग देता है कि अगर वापस आया तो मर जाएगा और दरवाजा उसके चेहरे पर बंद कर देता है। अकेला खड़ा लड़का नीचे देखता है। उसकी छाती से हल्की सी आवाज आती है। नीरो बाहर झांकता है। लड़का उसे धीरे से सहलाता है और कहता है कि चल कहीं और ट्राई करेंगे। उसे इस तरह के रिजेक्शन की आदत है। बेइज्जती के बावजूद वो जबरदस्ती हंसकर नीरो से वादा करता है कि वो सबसे बड़ा कलरिस्ट बनेगा। वो नीरो को जल्दी से कपड़ों में छुपा देता है कि कोई देख न ले। वो इंडस्ट्रियल गलियों से गुजरता है और सोचता है अब कहाँ जाना है। उम्मीद करता है कि कोई जगह उन्हें एक्सेप्ट कर ले। उसे पता नहीं होता कि ऊपर से हरे बालों वाला एक आदमी उसे वॉच कर रहा है। कुछ देर बाद लड़का एक बिजी प्लाजा में खड़ा नोटबुक चेक करता है। एक और जगह का नाम क्रॉस कर देता है। पूरी किताब क्रॉस नेम्स से भरी है। रियलाइज करता है कि हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया। थककर भारी सांस लेता है। मजबूर होकर वो एक बिल्डिंग की तरफ जाता है जिस पर लिखा है मारी वर्कशॉप। धीरे से कहता है और क्या चॉइस है। वो डोर खोलता है और ओनर को बुलाता है। अंदर व्हाइट हेयर और गॉगल्स वाली लड़की मरी उसे चीयरफुल स्माइल के साथ वेलकम करती है। वो लड़के के चेहरे पर गुस्सा और सैडनेस देख लेती है और कैस कर लेती है कि एग्जाम फिर फेल हुआ। नीरो टेबल पर कूदता है तो मारी उसे भी हेलो बोलती है। वो लड़के को चीयर करने की कोशिश करती है और कहती है कि एग्जामिनर्स उसकी टैलेंट नहीं देख पा रहे, लेकिन वो डिस्करेज्ड रहता है और कहता है कलरलेस को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। मारी आर्ग्यू करती है कि अगर वो डेंजरस ब्लैक लैंड से रिसोर्सेज ला सकता है तो उसकी स्किल प्रूफ है। लड़का हम्बल होकर कहता है कि नीरो की वजह से ही वो बच पाता है। टॉपिक बदलते हुए वो बोतल टेबल पर रखता है और पूछता है कि क्या वो इसे खरीद सकती है। मारी खुश होकर कहती है हाँ, और अच्छी पेमेंट भी देगी। वो ब्लू लिक्विड को पाइप सिस्टम में डालती है और कंप्लेन करती है कि इंक की कीमत शॉर्टेज की वजह से बढ़ गई है। लड़का कहता है कि इसी कमी की वजह से लोग और पायनियर्स को बुला रहे हैं। मशीन्स दिखती हैं जिनकी लाइफ इन कलरफुल फ्लूइड्स पर डिपेंड करती है। लड़का फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि कोई कॉर्प्स उसे हायर नहीं करता। मारी पूछती है क्या उसने उसके पिछले सजेशन पर सोचा। वो हेजिटेंट करता है और कहता है कि जो जगह तुमने बोली वो थोड़ा सा। मारी अचानक टेबल पर पेपर पटक देती है और चिल्लाती है कि सब ट्राई करना पड़ेगा। उस फ्लायर पर इस रैंक डॉन पाइनरिक कॉर्प्स की रिक्रूटमेंट नोटिस है। लिखा है कि एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ स्किल पर होगा
और ओपन टू ऑल है। लड़का उस पेपर को शॉक में देखता है। वो मानता है कि उसने हमेशा सोचा कि इतनी बड़ी जगह उसे रिजेक्ट ही कर देगी। क्या वो सच में उसकी स्किल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे? मरी उसे मोटिवेट करती है कि अगर स्किल बेस है तो उसके पास चांस है। वो स्माइल करके उसे याद कराती है कि वो बहुत समय से कलरिस्ट बनना चाहता है। फ्लैशबैक में छोटा लड़का बारिश में अकेला नीरो को पकड़े दिखता है। मारी कहती है कि वो हमेशा उसकी सपोर्ट में रहेगी। कॉन्फिडेंस आते ही लड़का मुस्कुराता है और सोचता है अब हेजिटेट नहीं करूंगा। वो फ्लायर को कसकर पकड़ लेता है। डिटर्मिनेशन के साथ मारी को बाय कहकर निकल जाता है। शैडो डिस्ट्रिक्ट की गलियों में फ्लायर पकड़े चलता है और सोचता है एग्जाम की तैयारी करनी होगी। तभी वो रुक जाता है क्योंकि नीरो पीछे किसी प्रेजेंस को फील करता है। कोई आवाज कैजुअली पूछती है क्या हुआ। शैडोज से एक हाथ बाहर आता है जिसमें वुडन वॉन्ड है और उसके टिप पर ग्लोइंग ग्रीन ऑर्ब है। ग्रीन हेयर वाला आदमी जो उसे स्पाई कर रहा था वॉन्ड सीधे उस पर एम करता है। एक मैजिकल क्रॉस हेयर उसकी बैक पर लॉक हो जाता है। बिना देर किए वो ग्रीन एनर्जी की ब्लेड फायर करता है। लड़का शॉक में पलटता है लेकिन स्लो पड़ जाता है। ब्लास्ट उसे जोर से लगता है और वो चीखता हुआ गिर जाता है। ग्रीन हेयर वाला आदमी और उसका असिस्टेंट उसके ऊपर खड़े होते हैं। अटैकर मजाक उड़ाता है कि सीधा शॉट तो मिस कर गया लेकिन वैसे भी तू मरने वाला ही है। खून से लथपथ लड़का हिल भी नहीं पाता। अटैकर ठंडी आवाज में कहता है कि कलरलेस की डेथ से किसी को फर्क नहीं पड़ता। लड़का अपनी आखिरी ताकत से नीरो को भागने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है इंडस्ट्रियल एरिया में जहां इंक वेस्ट डिस्पोजल साइट की वार्निंग लगी है। लड़का होश में आता है तो ग्रीन हेयर वाला आदमी उसकी कॉलर पकड़कर उसे काले स्लज के ऊपर लटका रहा होता है। वो कहता है कि तेरी बैड लक देख जीवित ही फेंका जाएगा। वो समझाता है कि इस पिट में इंक वेस्ट है जो सब डिसॉल्व कर देता है, कोई बॉडी नहीं बचेगी। लड़का डरकर पूछता है कि तुम कौन हो और मुझ पर अटैक क्यों किया। ग्रीन हेयर वाला आदमी बताता है कि वो और उसका साथी पहले उसे स्पाई कर रहे थे। फ्लैशबैक दिखती है कि वो लड़के की वजह से नहीं बल्कि उसकी जैकेट में छुपे क्रिएचर की वजह से एक्साइटेड थे। वो कहता है कि ऐसा क्रिएचर जो ह्यूमन के साथ चलता है बड़ी डिस्कवरी है। वो नीरो को रैरिटी बोलते हुए लड़के की गर्दन और कस लेता है। पीछे उसका असिस्टेंट एक केज दिखाता है जिसमें नीरो फंसा रो रहा है। लड़का हॉरर में देखता है और समझ जाता है कि उसका साथी पकड़ लिया गया है। वो अटैकर का कॉलर पकड़कर चिल्लाता है कि कैट को छोड़ दो। अटैकर उसे पथेटिक बोलकर उसकी गुस्से की खिल्ली उड़ाता है और उसकी आंखों में ग्रीड चमकती है। वो समझाता है कि ये क्रीचर एक कलरलेस ओनर के लिए बहुत वैल्यूबल है और इसे ब्लैक मार्केट में ह्यूज रकम में बेचा जाएगा। वो आसानी से बॉय को ओवर पावर कर देता है। उसकी गर्दन दबाते हुए उसे हवा में उठा लेता है और मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ये पेट तेरे लिए ज्यादा अच्छा है। जैसे ही वो हेल्पलेस लटकता है प्रोटैगनिस्ट खुद को डांटता है कि शैडो डिस्ट्रिक्ट में केयरलेस कैसे हो गया। वो अपने अकेले पास्ट को याद करता है। सोचता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा झेली है लेकिन वो कभी भी नीरो को लूज नहीं करेगा जो उसकी ओनली फैमिली है। फ्यूरी के साथ वो उस आदमी को वार्न करता है कि उसके साथ पंगा मत लेना और अटैकर की बाह को जोर से पकड़ लेता है। ग्रीन हेयर्ड आदमी एकदम रुक जाता है। उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसकी एरोगेंस एक झटके में शॉक में बदल जाती है जब एनर्जी उसके चेहरे के आसपास क्रैकल होने लगती है। अटैकर से एक ग्रीन ऑरा स्वर्ल होती हुई प्रोटैगनिस्ट के हाथों में बहने लगती है। वो आदमी पैनिक में चिल्लाता है जैसे उसके शरीर से कुछ फोर्सफुली खींचा जा रहा हो। अननोन सेंसेशन से डरकर वो के को जोर से झटक देता है और पीछे टॉक्सिक इंक वेस्ट वाले बड़े टैंक में फेंक देता है। अटैकर इस एनकाउंटर को बस टाइम वेस्ट बोलकर छोड़ देता है। वहीं नीरो अपने केज में जोर जोर से रोता है। विलन्स डिक्लेयर करते हैं कि अब वो रिच बन गए और ब्लैक मार्केट की तरफ निकल जाते हैं कैट के आंसुओं को इग्नोर करते हुए। ब्लैक लिक्विड के अंदर गहराई में प्रोटैगनिस्ट लाइट को फेड होते देखता है। नीरो की दूर होती आवाजें सुनते हुए वो स्विम करने की कोशिश करता है लेकिन बॉडी एकदम पैरालाइज्ड है। उसकी आंखों के सामने पूरी लाइफ फ्लैश होती है। वो सोचता है क्या उसकी स्टोरी यही डार्क पिट में खत्म हो जाएगी। तभी उसे अपनी यंगर सेल्फ की विजन दिखाई देती है जो नीरो को पकड़कर रो रहा है। वो समझ जाता है कि वो हार नहीं मान सकता। उसे अपना वादा पूरा करना है। एक अंधेरे वॉइड में एक मिस्टीरियस वॉइस उससे पूछती है कि वो कुछ करता क्यों नहीं। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड होकर पूछता है तुम कौन हो। उसके सामने बड़े अक्षरों में लिखावट चमकती है कि उसे उसे एक्सेप्ट करना होगा। हजारों थॉट्स उसके माइंड में गिरते हैं उसे नीरो को बचाने और अपना रियल कलर एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करते हुए। उसका चेहरा शैडो में छिप जाता है और वॉइस डिमांड करती है कि वो अपना पावर वापस ले। ब्लैक लिक्विड के वॉर्टेक्स से एक हाथ निकलता है। प्रोटैगनिस्ट एकदम स्टिल खड़ा है। उसके ऊपर से डार्कनेस का एक टेंड्रिल गायब हो जाता है। वो अपने हाथों को देखता है। अब वो ब्लैक एनर्जी से घिरे हुए हैं। वो कंफ्यूज है कि वो इंक के अंदर कैसे था। मेमोरीज टूटी हुई हैं पर वो सब साइड में रखकर सिर्फ इंपॉर्टेंट बात सोचता है। अब वो एक शैडो सिलुएट है विद ग्लोइंग व्हाइट आईज। वो फील करता है कि वो आखिर बन क्या गया। एक हल्की
की विम्परिंग आवाज आती है। उसका ध्यान ऊपर जाता है। दो ब्लरी फिगर्स एक ऊंचाई पर खड़े हैं, हाथ में छोटी केज लिए। नीरो अंदर से रो रहा है। अपने साथी को देखकर प्रोटैगनिस्ट वापस रियलिटी में आ जाता है और कॉन्फिडेंटली सोचता है कि उसे नीरो को बचाना ही है। वो डार्कनेस वाला हाथ उनकी तरफ बढ़ाता है। अचानक नीचे से ब्लैक एनर्जी का विशाल फव्वारा इरप्ट होता है। ग्रीन हेयर्ड आदमी और उसका असिस्टेंट डर से पीछे हटते हैं, चीखते हुए। वो नीचे पिट में देखते हैं और शॉक में रह जाते हैं कि डेडली इंक पूल गायब है और नीचे केवल एक अकेला डार्क फिगर खड़ा है। एंटिटी एक डरावनी ऑरा फैलाते हुए ऊपर चल रहा है। ग्रीन हेयर आदमी कांपते हुए उसकी तरफ देखता रहता है। एक विशाल शैडो क्लॉ उन पर गिरती है और वो डर के मारे बोल नहीं पाता कि क्या ये कोई क्रीचर है। एक्सप्लोजन के बाद शैडो डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह तबाह है। एक बूढ़ा आदमी पुलिस ऑफिसर पर चिल्ला रहा है कि उसने एक छोटा सा हाथ अचानक निकलते देखा था, जिसने डार्क एनर्जी का बड़ा ब्लास्ट किया और पूरा एरिया उजाड़ दिया। डस्ट सेटल होने पर मेडिक्स उन दोनों अटैकर्स की बेहोश बॉडीज उठाकर ले जाते हैं। एक नई दुनिया के लोग पहुंचते हैं। रेड हेयर वाला आदमी और ब्लू हेयर वाली औरत नीचे घायल पड़े अटैकर्स को देखते हैं और नोट करते हैं कि इन बी रैंक पायोनियर्स का कलर पूरी तरह गायब है। ब्लू हेयर वाली औरत शॉक्ड है कि कलर कैसे ड्रेन हो सकता है, पर उसका साथी कहता है कि मिशन पर ध्यान दो। रेड हेयर्ड आदमी बताता है कि वो यहाँ इसलिए आए क्योंकि सिटी में एक बड़े क्रीचर की रिपोर्ट मिली थी। पुलिस ऑफिसर डरते हुए पूछता है कि इतने हाई रैंक कलरिस्ट शैडो डिस्ट्रिक्ट में क्यों आए हैं। ब्लू हेयर औरत पॉलिटली बताती है कि वो बस इन्वेस्टिगेशन के लिए है। रेड हेयर आदमी इम्पैक्ट साइट देखने को बोलता है और ऑफिसर उन्हें ले जाता है। दोनों इन्वेस्टिगेटर्स मैसिव क्रेटर के सामने खड़े होते हैं। रेड हेयर्ड आदमी डेब्री चेक करता है और डार्क स्टेन्स नोट करता है। उसकी पार्टनर कंफर्म करती है कि क्रीचर के ट्रेसेस मौजूद हैं। वो बताती है कि ऐसा बहुत रेयर है कि कोई क्रीचर सिटी के अंदर अचानक आ जाए, वो भी आउटस्कर्ट्स में। आमतौर पर छोटे एनिमल्स मिलते हैं सिटी वॉल्स के अंदर। पिट में देखते हुए रेड हेयर्ड आदमी सोचता है शायद ये कोई नए टाइप का मॉन्स्टर वेरिएंट है। वो बोर्ड दिखता है पर सीरियस रहता है, समझते हुए कि इसे ट्रैक करना मुश्किल होगा क्योंकि ये यूजुअल पैटर्न से अलग है। सीन कट होती है एक डिजर्टेड जगह पर जहां रबल भरा है। अंधेरे में एक कैट रोती है। के दर्द से कराहते हुए शैडोज में लेटा है। उसे एक रफ जीभ फील होती है और वो देखता है कि नीरो उसके बाल चाट रहा है। वो खुश होकर नीरो को कसकर गले लगा लेता है। नीरो सेफ है ये सोचकर वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन दर्द उसे हिट करता है और वो कराहता है। वो बैठकर कंफ्यूज्ड होकर याद करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। उसे याद आता है वो गंदे लोग जिन्होंने अटैक किया था और उसे टैंक में फेंक दिया था। टॉक्सिक डार्क लिक्विड में डूबना याद करते ही उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं। वो अपने हाथों को ऊपर उठाकर डिसबिलीफ में देखता है। उसे लगता है जैसे कुछ इम्पॉसिबल हो गया हो। वो अपना सिर छूता है और कुछ अलग फील करता है। उसकी पहले व्हाइट हेयर अब प्योर ब्लैक हो चुकी है। के अपने नए ब्लैक बाल कसकर पकड़ता है, एकदम कंफ्यूज्ड कि वो जिंदा कैसे है और उसकी अपीयरेंस इतनी ड्रास्टिकली कैसे बदल गई। प्योर डार्क में खड़े के को कुछ दिखाई नहीं देता। वो घबरा कर नीरो से मदद मांगता है। नीरो हवा में कूदता है, तेजी से घूमता है और एक ब्राइट व्हाइट ग्लो फैलाता है जो पूरा एरिया रोशन कर देता है। रोशन होते ही एक हॉरिफाइंग सीन सामने आता है। वो एक डीप कैवर्न में खड़े हैं। चारों तरफ डार्क मॉन्स्टर्स क्रीचर्स की भीड़ है। केट डर से हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ आता है कि वो ब्लैक लैंड्स में है, सिटी से बहुत दूर का खतरनाक इलाका। उसे याद है कि ब्लैक फॉरेस्ट इतनी डेंजरस है कि सिर्फ बी रैंक पायनियर्स ही जा सकते हैं। मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ते देख के पैनिक में आ जाता है। वो चिल्लाता है नीरो चलो और तुरंत भागता है। नीरो उड़ते हुए रास्ता रोशन करता है। के अपनी जान बचाते हुए दौड़ता है और एक जायंट शैडो सर्पेंट से बाल बाल बचता है, बोलते हुए कि ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है। डेंजर के बावजूद वो नीरो का लाइट देने के लिए थैंक्स बोलता है। डार्क फॉरेस्ट में दौड़ते दौड़ते वो रॉक्स पर चढ़ते हैं और डीप ड्रॉप से जंप करते हुए मॉन्स्टर्स से दूर भागते हैं। के को अपने अंदर कुछ अजीब फील होता है। उसके सीने में डार्क एनर्जी धड़क रही है और बॉडी अमेजिंग फील कर रही है। वो शॉक में है कि इतनी देर दौड़ने के बाद भी वो टायर्ड नहीं है। वो इजीली एक बड़े कैज़म को जंप कर लेता है, पहले से बहुत फास्टर और एजाइल। लैंड होते ही उसे फील होता है कि उसकी बॉडी में एक नई पावरफुल एनर्जी भरी है। नीरो खतरा पहले भांप लेता है। एक वुल्फ लाइक शैडो क्रीचर उस पर अटैक करता है। के रेडी नहीं होता। उसे लगता है इस बार वो मर जाएगा। वो आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसके आर्म पर दांत जमते ही जोर की क्रैकिंग साउंड आती है। उस बीस्ट के सारे टीथ टूट जाते हैं। वो कंफ्यूजन में पीछे हटता है। के आंखें खोलता है और खुश होकर अपना आर्म चेक करता है। उसे एक भी स्क्रैच नहीं लगा है। वो हैरान होकर अपने हाथों को देखता है, सोचता है ऐसा अटैक तो मौत
मौत थी। अब उसे समझ आता है कि ये ड्यूरेबिलिटी उसकी वो कलर पावर है जिसकी उसे तलाश थी। अचानक भारी ट्रेमर्स जमीन को हिलाते हैं। के और नीरो डर कर रुक जाते हैं और सामने उस खतरे को देखने लगते हैं। अंधेरे से एक बहुत बड़ा सा सिलहूट ऊपर उठने लगता है। वो उन पर टावरिंग कर रहा होता है। एक जाइंट, एक आंख वाला मॉन्स्टर रिज पर चढ़कर आता है। उसकी बॉडी से डरावनी एनर्जी ग्लो हो रही होती है। के डर से ऊपर देखता है और पहचानता है कि ये एक साइक्लोप्स है। जैसे ही वो मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी बांह उठाकर उसको अटैक करने वाला होता है, के सोचता है कि जो प्रेडेटर ब्लैक फॉरेस्ट की गहराई में रहते हैं वो यहाँ इतना दूर क्यों आ गया। साइक्लोप्स अपना मुक्का जमीन पर जोर से मारता है, जिसके ब्लास्ट से हर तरफ मलबा उड़ जाता है। नीरो डरकर चिल्लाता है। के रबल के बीच में बैठा बच जाता है। वो मानता है कि वॉर बहुत भारी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे फील होता है कि इस बार वो जीत सकता है। उसके दिमाग में उसका बीता हुआ वक्त चलने लगता है। बचपन की अकेलापन, लोगों की तरफ से रिजेक्शन, मार खाना सब याद आता है। वो मानता है कि आखिर उसे वो पावर मिल ही गई जिसका वो हमेशा से सपना देखता था, और तय करता है कि अब सब अलग होगा। उसके हाथ में एनर्जी क्रैकल होने लगती है। वो मुट्ठी भींचकर ठान लेता है कि अब उसे भागना नहीं है। के अपनी जगह खड़ा रहता है। उसकी पुरानी सारी स्ट्रगल्स याद आती हैं। वो स्ट्रेंथ पावर को फील करता है जो उसके अंदर से उठ रही होती। अचानक उसका पूरा शरीर शैडो से ढक जाता है। वो प्योर डार्क एनर्जी में बदल जाता है, जिसकी आंखें सफेद चमक रही होती हैं। साइक्लोप्स गुस्से में दहाड़कर अपना बड़ा हाथ बढ़ाता है उसे कुचलने के लिए, लेकिन के जमीन से ही एक जोरदार जंप लेता है। हवा में उड़ते हुए वो वार करने को तैयार हो जाता है। वो इतना जोरदार पंच मारता है कि जायंट मॉन्स्टर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। इस पंच की ताकत से एक बड़ा शॉक वेव निकलता है जो पूरे लैंडस्केप को हिला देता है और पेड़ों के बीच रास्ता साफ कर देता है। के हवा में उड़ता है। उसके चारों तरफ मॉन्स्टर के टूटे हुए पार्ट्स उड़ रहे होते हैं। वो कुछ देर तक अपनी ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट में रहता है, फिर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसे कुछ चेंज होता फील होता है। डार्क एनर्जी अचानक गायब होने लगती है और वो खुद को ब्राइट सन के नीचे खूबसूरत लैंडस्केप के ऊपर हवा में तैरता हुआ पाता है। वो नीचे देखता है। हरी भरी फॉरेस्ट और वाटरफॉल को देखकर हैरान रह जाता है। नेचर की इतनी ब्राइट कलर्स उसे कभी नहीं दिखी। जैसे ही पावर आई थी वैसे ही अचानक चली जाती है। उसके बाल वापस सफेद हो जाते हैं। वो नीचे कंफ्यूज्ड होकर देखता है, फिर उसे समझ आता है कि ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। डरते हुए वो तेज चीखता है। पूरा कंट्रोल खोकर वो नीचे गिरता है और जोर से जंगल में जा गिरता है। के मलबे के बीच से खुद को बाहर निकालता है। नीरो उसके ऊपर मंडरा रहा होता है। के घुटनों पर गिरकर सांस लेने की कोशिश करता है। उसकी बॉडी को ढक रही डार्क एनर्जी स्मोक की तरह उड़ने लगती है। वो डर जाता है क्योंकि उसकी कलर तेजी से फेड हो रही है। पैनिक में उसे समझ आता है कि इस नई पावर का बड़ा ड्रॉबैक है। जितना ज्यादा वो इस पावर को यूज करेगा उतनी तेजी से उसकी एनर्जी खत्म होगी और आखिर में वो बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाएगा। अचानक उसके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। एक मिस्टीरियस वॉइस उसके दिमाग में गूंजती है, पूछती है कि वो किसका इंतजार कर रहा है। वो आवाज उसे कमांड देती है कि शिकार उसके सामने पड़ा है, जल्दी से उसे खा ले। के साइक्लोप्स के बिखरे हुए हिस्सों को देखता है। वो आवाज उसे मैनिपुलेट करती है, पूछती है क्या वो जीना चाहता है। बस अपना हाथ बढ़ाओ। थका हुआ के होश में रहने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर डेस्परेशन साफ दिखती है। आवाज चिल्लाती रहती है कि हाथ इस्तेमाल करो। उसकी आंखों में हल्की सी ग्लो आती है। वो अपनी जान बचाने की कोशिश में कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। के अपना हाथ साइक्लोप्स की लाश पर रख देता है। तुरंत एक डार्क टेक्निक एक्टिवेट होती है और वो मॉन्स्टर के शरीर में बची सारी शैडो एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। नीरो ये सब देखकर डर से आंखें फाड़ देता है। एक ह्यूज काला लाइट बीम आसमान तक उठ जाती है। के पूरी तरह से एनर्जी खींच लेता है। जब रोशनी खत्म होती है वो भारी सांस ले रहा होता है। धीरे धीरे उसकी थकान उतरने लगती है। वो एक चट्टान से टिक जाता है। उसके बाल फिर से काले हो जाते हैं। उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। वो आसमान की तरफ देखता है, गहरी राहत की सांस लेता है। उसे फील होता है कि वो बच गया है। मारी की वर्कशॉप में दिन नॉर्मल चल रहा होता है। अंदर मारी ब्लूप्रिंट पर काम कर रही होती है। तभी डोर चाइम बजता है। वो देखती है कि दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा है, फटे हुए क्लोक में। मारी स्वीट बनकर स्माइल देती है, लेकिन अंदर से वो डर रही होती है। वो पूछती है कि कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है क्या, लेकिन वो शख्स बस खड़ा रहता है। उसके बॉडी से डार्क ऑरा निकलती रहती है। वो शख्स एक भारी कदम आगे बढ़ाता है। मारी और
घबरा जाती है। वो आवाज देकर कहती है कि तुम सस्पिशियस लग रहे हो, फिर भी अगर आगे आए तो मैं अटैक कर दूंगी। नेक्स्ट ही पल वो इंसान तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है। मारी डरकर जोर से चिल्ला देती है और आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वो इंसान वहीं रुक जाता है, फिर अपना हुड हटाता है। एक फेमिलियर स्माइल दिखती है। वो कहता है शांत हो जाओ। के अपना चेहरा दिखाता है। वो सिर खुजाते हुए बोलता है कि मैं ही हूँ, बस अब मैं खुद को भी ठीक से पहचान नहीं पा रहा। मारी शौक में आंखें बड़ी कर लेती है। वो अटक अटक कर बोलती है, समझ नहीं पा रही कि उसका चेहरा इतना कैसे बदल गया। बाहर तक उसकी चीख सुनाई देती है। वो चिल्लाकर पूछती है कि उसकी शक्ल को क्या हो गया। मारी हाथ में पाइप लेकर कांप रही होती है। फिर उसका डर गुस्से में बदल जाता है। वो हथौड़ा और रेंच उठा लेती है और चिल्लाती है कि जिसने उसे चोट पहुंचाई वो सबको नहीं छोड़ेगी। वो टूल्स घुमाते हुए कहती है कि उनके सिर फोड़ दूंगी। के उसे शांत कराने की कोशिश करता है, कहता है कि वो ठीक है। आखिर में मारी रेंच नीचे रखती है, कहती है कि वो डर की वजह से ओवर रिएक्ट कर गई क्योंकि के से कांटेक्ट टूट गया था। फिर उसकी एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाती है। वो स्माइल करके बोलती है कि वो खुश है कि के सेफ है। के उसके चिंता करने पर सॉरी बोलता है। के सोचता है कि टॉक्सिक इंक में गिरकर बच जाना और फिर कलर मिल जाना ये सब कितना अविश्वसनीय है। वो मैरी को अपनी चिंता बताता है, कहता है कि उसका नया कलर ब्लैक है जो मॉन्स्टर से जुड़ा होता है। शायद लोग उसे गलत नजर से देखें, लेकिन वो तुरंत उस सोच को हटा देता है। कहता है कि मायने ये रखता है कि अब उसे सच में कलरिस्ट बनने का मौका मिला है। वो कहता है कि वो सीधे पायोनियरिंग कोर के एंट्रेंस एग्जाम में जाएगा और मारी का धन्यवाद करता है। फिर शर्माते हुए पूछता है कि क्या वो उससे कुछ कपड़े उधार ले सकता है, वो बाद में लौटा देगा। मारी चिढ़कर पूछती है कि कितनी बार बेग करेगा, फिर भी वो स्माइल करती है, कहती है इसे फ्यूचर कलरिस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट समझ ले। फिर अचानक के का हाथ पकड़ ढाकर उसे खींचती है, कहती है चलो मेरे पास तुम्हारे लिए परफेक्ट चीजें हैं। सीन बदलता है। एक बिल्डिंग के सामने कई लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे होते हैं। एस्पिरेंट्स अपने पायनियरिंग एग्जाम के लिए इकट्ठे हुए हैं। अंदर फ्लोर पर बड़े बड़े सफेद स्क्वायर्स बने होते हैं। सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स तैयारी में लगे होते हैं। भीड़ में 3 लोग बात कर रहे होते हैं। ब्लू हेयर वाला नंबर 183 अपने टेंशन में दोस्त को काम करने की कोशिश करता है। पिंकिश हेयर वाला बोलता है कि यकीन नहीं होता वो यहाँ तक पहुंच गए। डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स का टेस्ट देने वाले हैं। ये एस रैंक ग्रुप डेंजरस ब्लैक लैंड्स एक्सप्लोर करता है। स्किल्ड कलरिस्ट से भरा होता है जिन्हें शाइनिंग सिटी की उम्मीद माना जाता है, लेकिन कैंडिडेट्स परेशान हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग राइवल्स आए हैं। वो टर्कोइज हेयर वाली एक लड़की को देखते हैं जो एक फेमस कलर फैमिली की बेटी मानी जाती है। उसके साथ बीनी पहने एक लड़का खड़ा है। फिर वो पिंक हेयर और गॉगल्स वाले लड़के को देखते हैं और गैस मास्क पहने एक आदमी को भी, लेकिन उनके मुताबिक सबका ध्यान एक बंदे पर है। वो एक लड़के की तरफ देखते हैं जिसकी मेसी ग्रीन हेयर और फियर्स आईज है। ये गेल है, गेल सोर्ड। लोग मानते हैं कि इसका पास होना ऑलमोस्ट फिक्स है। रूमर है कि वो अकेले डेंजरस क्रीचर्स से लड़ सकता है, लेकिन वो अपनी क्रूअल्टी और वायलेंट नेचर की वजह से बदनाम भी है। इसी वजह से उसे अपने पुराने कोर से बाहर निकाल दिया गया था। ब्लू हेयर वाला एक 183 हंसकर कहता है कि उसे गेल जैसे लोगों से डर नहीं लगता। अचानक एक काली सी शैडो उसके ऊपर गिरती है। पीछे से गेल सीधे उस घमंडी मैन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसे चैलेंज करता है कि दोबारा बोल कर दिखा। नीले बालों वाला मैन डर के मारे जम जाता है। गेल उन्हें ऊपर से घूर कर कंटेम्प्ट में बोलता है कि ये लोग कितने रिडिकुलस ब्रैट्स हैं। गेल डिसअपॉइंटमेंट में सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। वो कंप्लेन करता है कि एस रैंक एग्जाम होने के बावजूद कंपटीशन कितना लो है। पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए वो मन ही मन सबको क्रॉस कर देता है। सोचता है कि इनमें एक भी स्टैंड आउट नहीं है। तभी उसकी नजर एक एक्सेप्शन पर अटकती है, टर्कोइज बालों वाली लड़की। वो उसे पहचान लेता है कि वो एली केयन है, सायन फैमिली की सेकंड डॉटर। कैल हल्का स्माइल करता है, मानते हुए कि कम से कम वो नोटिस करने लायक तो है। भीड़ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपने इमेजिन में वो सोचता है कि आने वाले टेस्ट पर सबकी क्या रिएक्शन होगी। तभी एक मैकेनिकल स्पीकर क्रैकल होता है, कैंडिडेट्स को अटेंशन देने के लिए बुलाता है। गेल और एली स्टेज की तरफ मुड़ते हैं जहां वॉइस अनाउंस करती है कि डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स का एंट्रेंस एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो रहा है। ब्राइट ब्लॉन्ड बालों और येलो आईज वाला एक मैन पोडियम पर खड़ा होकर अनाउंस करता है कि टेस्ट अभी स्टार्ट होता है। भीड़ गास्प करती है, पहचानते हुए कि एग्जामिनर डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स का फेमस कलरिस्ट है। कैंडिडेट्स एक्साइटेड विस्पर करते हैं, उसे उस हीरो के रूप में पहचान कर जिसने हाल ही में क्रीचर हंट में ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे। उन्हें एहसास होता है कि अगर ऐसा एलीट कलरिस्ट आया है तो कोर इस रिक्रूटमेंट को बहुत सीरियस ले रहा है। कैंडिडेट्स उसके अंदर से आती ओवरवेलमिंग प्रेजेंस को फील करते हैं, समझते हुए कि एस रैंक कोर मेंबर्स बिल्कुल अलग लेवल के होते हैं। एग्जामिनर भीड़ की तरफ नीचे देखता है और उनका स्वागत करता है। वो सबका थैंक यू करता है कि उन्होंने अप्लाई किया, मानते हुए कि हर किसी के अपने गोल्स होंगे। मनी
पावर, ऑनर या ड्यूटी। पर वो ठंडे लहजे में कहता है कि असल में इन कारणों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसकी आंखें ग्लो करती हैं। एग्जामिनर समझाता है कि आखिर में सिर्फ स्किल ही किसी को कुछ हासिल करने देती है। वो डिक्लेयर करता है कि वो ऐसे ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं जो ब्लैक लैंड्स में जाकर ह्यूमैनिटी की टेरिटरी वापस ले सके। वो उन्हें अपने आसपास देखने को कहता है, बोलते हुए कि मीडियोक्रे लोग यहाँ नीडेड नहीं हैं और वो तुरंत शुरू करेंगे। वो जमीन पर बने स्क्वायर प्लेटफॉर्म्स की तरफ इशारा करता है, अनाउंस करते हुए कि पहला टेस्ट एक टूर्नामेंट होगा। वो समझाता है कि कॉम्बैट एबिलिटी पायनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि शहर के बाहर की दुनिया बहुत ब्रूटल है जहां सिर्फ फिटेस्ट सरवाइव करते हैं। वो अपनी फिस्ट टाइटन करता है और कैंडिडेट्स को अपनी एबिलिटी प्रूव करने का कमांड देता है। वो बताता है कि जो फर्स्ट राउंड पास करेंगे उनका फैसला टूर्नामेंट के रिजल्ट से होगा, और इंस्ट्रक्ट करता है कि जिनका नंबर बुलाया जाए वो स्टेज पर आ जाए। एग्जामिनर नंबर 126 और नंबर 286 पुकारता है। गैल जो 126 है सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। भीड़ में लोग धीरे से बोलते हैं कि कैल तो एक हैवी वेट है और उसके ओपोनेंट के लिए अभी ही उसे फेस करना बहुत अनलकी है। केल लेकिन विकेट स्माइल देता है, सोचते हुए कि उसे स्टार्ट से ही थोड़ा फन मिल जाएगा, क्योंकि वो बोर्डम से मर रहा था। उसकी आंखों में प्रेडेटरी एक्साइटमेंट आ जाती है, सोचते हुए कि अपने ओपोनेंट से कैसे खेलना है। गेल स्टेज पर आते किसी को देखता है, सोचता है कि ये अजीब सा क्रीपी बंदा कौन है। सामने नंबर 286 वाला रैगेड क्लोक में ढका हुआ फिगर खड़ा है। गेल उसे एनालाइज करता है, सोचता हुआ कि उसकी स्टांस ऑकवर्ड और वीक लग रही है। गेल अपने वेपन के हिल्ट को पकड़ता है। अब उसे लगता है कि बात करने का कोई मतलब नहीं, और वो सोर्ड निकाल देता है एक तेज सी आवाज के साथ, बोलते हुए कि अब चुप रहने से वो थक चुका है। अपनी पावर अनलीश करते हुए वो ब्लेड घुमाता है और मैसिव हरे विंड एनर्जी की लकीरें बन जाती हैं। वो डिसाइड करता है कि होल्ड बैक नहीं करना। स्पेक्टेटर्स ऑ में देखते रह जाते हैं। सिग्नेचर टेक्निक गेल सोर्ड को पहचानते हुए, जैसे ही ग्लोइंग ग्रीन सोर्ड्स हवा में मटेरियलाइज होते हैं, भीड़ उसे जीनियस कहकर प्रेस करने लगती है कि इतनी एडवांस्ड सोर्ड्समैनशिप वो इस उम्र में संभाल रहा है। गेल अपने ओपोनेंट को इंटेंसली घूरता है, हुडेड फिगर को चैलेंज करता है कि उसका अटैक रोक कर दिखाए। एक बर्स्ट ऑफ स्पीड में गेल जमीन पर स्टॉम्प करता है ताकत जुटाने के लिए, धमकी देते हुए कि अगर डिफेंस फेल हुआ तो वो उसे श्रेड कर देगा। वो जबरदस्त फोर्स से चार्ज करता है, अपने चारों तरफ व्हर्लविंड जाए जैसी एनर्जी बनाते हुए। हुडेड फिगर बिल्कुल शांत बिना हिले खड़ा रहता है। गेल हवा से नीचे गिरता हुआ ब्लेड नीचे लाते हुए चिल्लाता है, तभी हुडेड फिगर आगे बढ़कर सीधा गेल के चेहरे पर एक डेवास्टेटिंग लेफ्ट हुक मार देता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि गेल हवा में उड़कर अरीना के दूसरे छोर तक जा गिरता है। पहले जो कैंडिडेट्स घमंड से भरे थे वो अब डर के मारे चिल्ला उठते हैं। गेल जोर से अरीना वॉल में टकराता है और दीवार पर एक ह्यूज स्पाइडर वेब जैसे क्रैक्स बन जाते हैं। वो आगे की तरफ झुककर बेहोश हो जाता है, एक ही हिट में डिफीट होकर भीड़ को शॉक में छोड़ते हुए कि ये कैसे पॉसिबल है। हुडेड फिगर जो अब के रिवील हो चुका है अपना रिस्ट रगड़ता है और नीचे देखता हुआ बोलता है कि अचानक मूवमेंट ने उसे खुद भी थोड़ा स्टार्टल कर दिया। उसका हुड गिर चुका है, मेसी काले बाल दिखाते हुए। वो मोमेंट की सडन एक्सेलरेशन और केओस के बारे में सोचता है। तभी एक स्पेक्टेटर के की तरफ कांपती उंगली से इशारा करके चिल्लाता है डिसबिलीफ में। वो जीत पर रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि के की एनर्जी के कलर ब्लैक पर। ब्लॉन्ड एग्जामिनर गंभीर एक्सप्रेशन में देखता है, अंदर ही अंदर नोटिंग करता है कि ब्लैक वही कलर है जो क्रीचर्स के पास होता है। एली साइन भी शॉक्ड है, सोचती हुई कि क्या कोई ह्यूमन ऐसा कलर रख भी सकता है। के अकेला अरीना के बीच में खड़ा है, सिचुएशन की ग्रेविटी से बिल्कुल अनअवेयर। बाकी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि गेल सोर्ड को एक हिट में हराने की ताकत कहीं इसी मिस्टीरियस ब्लैक एनर्जी से तो नहीं आती। के घबराकर शॉक्ड भीड़ को देखता है, उनकी रिएक्शन से कंफ्यूज्ड होकर इनोसेंट अंदाज में सोचता है कि क्या उसने कोई गलती कर दी। टूर्नामेंट इंटेंस बैटल्स के साथ जारी रहता है। एक मैच में डरा हुआ कैंडिडेट शार्प स्टोन्स लॉन्च करता है, पर के तेजी से डॉज करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो पल में डिस्टेंस क्लोज करता है और एक पावरफुल पंच मारकर मैजिक यूजर को उड़ाता है। अनाउंसर उसे विनर डिक्लेयर करता है। के की विनिंग स्ट्रीक जारी रहती है। वो ओपोनेंट्स को वायलेंट तरीके से स्लैम करता हुआ, किसी को नॉकआउट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। ऊपर से ब्लॉन्ड एग्जामिनर उसे इंटरेस्ट से देख रहा है, डिक्लेयर करते हुए कि के इस बार का स्टैंड आउट एप्लीकेंट है। वो एक्साइटेड होकर नोट करता है कि के पहला एवर ब्लैक होल्डर है और इंसिस्ट करता है कि रूमर्स फैलने से पहले उन्हें उसे तुरंत रिक्रूट करना चाहिए। तभी भारी कदमों की आवाज आती है और कोई कैजुअली बोलता है कि लगता है आज का दिन टफ है। एग्जामिनर मुड़कर शॉक में देखता है कि एक्सप्लोजन साइट वाले रेड हेयर्ड मैन और ब्लू हेयर्ड वुमन
टीम वहां है। एग्जामिनर पूछता है कि टीम लीडर रेड यहाँ क्यों आया है, पर वो हाथ हिलाकर बोलता है कि वो बस यहाँ से गुजर रहे थे। वो लोग लार्ज क्रीचर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन पर थोड़ी बात करते हैं। रेड लीडर साइज करता है, मानते हुए कि अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। फिर वो पूछता है कि कोई वर्दी कैंडिडेट्स मिले। एग्जामिनर टायने फैमिली की यंग लेडी का जिक्र करता है और एक एक्सट्रीमली यूनिक कैंडिडेट का भी। अचानक रेड लीडर की आंखें फैलती हैं, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। वो अरीना की तरफ देखता है और के को स्पॉट कर लेता है। तुरंत ही ब्लैक एनर्जी नोटिस कर लेता है। एग्जामिनर के की प्रेस करता है, पर रेड लीडर चुपचाप उसे घूरता रहता है। ब्लू हेड वुमन धीरे से अपने लीडर से पूछती है कि क्या ये किड उनकी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है। रेड लीडर कंफर्म करता है कि शायद वही है। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि शैडो डिस्ट्रिक्ट वाले इंसिडेंट के तुरंत बाद एक नया कलर का अपीयर होना बहुत बड़ी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो डिसाइड करता है कि के पर नजर रखनी होगी। के जो देखे जा रहा है ये नहीं जानता, अपनी मुट्ठी देखता है जिसमें डार्क एनर्जी से धुआं उठ रहा है। वो अपनी इनक्रेडिबल पावर से एक्साइटेड है, समझते हुए कि पायनियर बनना अब फाइनली पॉसिबल है। पर उसे याद आ जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन से बॉडी पर कितना असर पड़ा था और खुद को वार्न करता है कि उसे सावधान रहना होगा। वो जानता है कि अगर उसने इस पावर को ओवर यूज किया और फाइट के बीच में अपना कलर खो दिया तो वो बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाएगा। तभी अरीना से मैसिव फ्रीजिंग एनर्जी निकलती है, एक आइस की दीवार बनाते हुए। एली केएन शांत खड़ी है ठंडी मिस्ट के बीच। अनाउंसर नंबर 17 को विनर डिक्लेयर करता है, बताते हुए कि एली ने अपने ओपोनेंट को पूरी सॉलिड आइस में बंद कर दिया है। स्पेक्टेटर्स के समेत ओवन जोरो में देखते हैं, बोलते हुए कि टाइन फैमिली का कलर हमेशा इम्प्रेसिव होता है। एली जैसे ही सीढ़ियां उतरती है, के उसे देखते हुए सोचता है कि कोई इतनी ओवरवेलमिंग मैजिक को कैसे हरा पाएगा। तभी एली चलते चलते के पास रुकती है, उसे सीधे शार्प और क्यूरियस नजरों से देखती है। उसकी नीली आंखें सस्पिशियस अंदाज में सिकुड़ जाती हैं, जैसे वो उसे रीड करने की कोशिश कर रही हो। बिना कुछ बोले वो मुड़कर आगे चल देती है, के को कंफ्यूज्ड छोड़ते हुए। अनाउंसर बोलता है, फर्स्ट एग्जाम कंक्लूड हो चुका है। ब्लॉन्ड एग्जामिनर पोडियम पर खड़ा होकर सबका हार्ड वर्क के लिए थैंक यू करता है। वो बताता है कि वो शेड्यूल से पीछे हैं, इसलिए सीधे नेक्स्ट टेस्ट पर जाएंगे। वो फेल्ड कैंडिडेट्स को बाहर जाने को कहता है और वो लोग उदास होकर चले जाते हैं। ब्लंड एग्जामिनर अगला टेस्ट अनाउंस करना शुरू ही करता है कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक देता है। लाल बालों वाला मैन कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ आगे बढ़ता है और पूरी कमांड अपने हाथ में ले लेता है। वो बचे हुए कैंडिडेट्स को देखता है और अनाउंस करता है कि सेकंड एग्जाम वो खुद लीड करेगा। कैंडिडेट्स शॉक में ऊपर देखते हैं, समझ जाते हैं कि उनके सामने कौन खड़ा है। कलरिस्ट रेड, वो द शाइनिंग सिटी के सबसे स्ट्रॉन्ग कलरिस्ट्स में से एक है, जो ब्लैक लैंड्स को वापस लेने के लिए फेमस है। पर कैंडिडेट्स डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें वो रूमर्स याद हैं कि उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी इंटेंस है कि उसके एलाइज भी उसके साथ काम करने से हिचकते हैं। और जब वो एग्जाम हैंडल करता है तो कोई पास नहीं होता। ब्लॉन्ड एग्जामिनर घबरा कर कलरिस्ट रेड को देखता है, पूछता है कि क्या वो श्योर है, वार्निंग देते हुए कि कैप्टन उसे एग्जाम फॉर्मेट बदलने पर डांटेगा। रेड हंसकर बोलता है कि उसे तो रोज ही ऑन एक्ट किया जाता है। वो अनाउंस करता है कि टेस्ट सिंपल है और भीड़ को बस एंड्योर करने को कहता है। तभी उसका पूरा बॉडी मैसिव फ्लेम्स में एक्सप्लोड कर जाता है। आग की एक हग वेव कैंडिडेट्स की तरफ बढ़ती है और हर एक के चारों तरफ अलग अलग स्फेरिकल बैरियर्स बनकर उन्हें ट्रैप कर लेती है। कैंडिडेट्स पैनिक करते हैं क्योंकि इंटेंस हीट उन्हें पूरी तरह घेर लेती है। रेड समझाता है कि उसने एक खास रीजन का एनवायरनमेंट रिक्रिएट किया है और यहाँ टेम्परेचर काफी हाई हो जाएगा। वो बताता है कि ब्लैक लैंड्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से भरे हैं, जहां ह्यूमंस मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। वो करंट टेस्ट को छोटा दिखाते हुए कहता है कि ये हीट तो बस एक वार्म स्टोव जैसी है। गंभीर एक्सप्रेशन के साथ रेड फिर दोहराता है कि अगर वो एंड्योर कर गए तो पास है, पर उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं जब वो कहता है कि जो इस हीट को सह नहीं पाए उनके पास पायनियर बनने की क्वालिफिकेशन कभी थी ही नहीं। फायर स्फीयर्स के अंदर कैंडिडेट्स बुरी तरह सफर कर रहे हैं। एक मैन रियलाइजेस करता है कि बैरियर पर एक खरोंच तक नहीं आ रही। बाकी एगनी में चिल्ला रहे हैं और डर में सोचते हैं कि अगर ये माइल्ड है तो ब्लैक लैंड्स आखिर किस तरह की हेल होगी। साइड से देखते हुए ब्लॉन्ड एग्जामिनर नोट करता है कि रूमर्स के बावजूद रेड की स्किल्स बिल्कुल कमजोर नहीं हुई। वो रेड की अनबिलीवेबल कंट्रोल से प्रभावित है। देखता है कि उसने कितने लोगों को एक साथ
कवर कर लिया। वो मानता है कि ये पावर पीक लेवल वालों से ही एक्सपेक्ट की जाती है। तभी अचानक हवा में एक तेज क्रैकिंग साउंड गूंजती है। रेड और उसकी असिस्टेंट देखते हैं कि एक फायर बैरियर नीला पड़कर टूट रहा है। आइस एनर्जी की एक मैसिव लहर फटती है, पूरी फायर स्फीयर को चकनाचूर करते हुए। आइस के टूटते टुकड़ों के बीच एली कियोन सीधे खड़ी है, बैरियर तोड़कर बाहर आ चुकी है। रेड उसे देखता है, मानते हुए कि ये काफी इंप्रेसिव है। वो सोचता है कि कायन फैमिली की पावर आग का नेचुरल काउंटर है, लेकिन उसकी पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि आमतौर पर वो इस एडवांटेज को दबा देता है। यंग वुमन को देखते हुए रेड कंक्लूड करता है कि वो शायद वाकई एक रियल प्रोडिजी कहलाने लायक है। रेड सोचता है उस दूसरे कैंडिडेट के बारे में जिसमें वो लोग इंटरेस्टेड थे। उसकी फायर स्फीयर के अंदर के खड़ा हुआ लगता है। रेड उसे ऑब्जर्व करता है, नोटिंग करता है कि लड़की की तरह वो ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा। वो मान लेता है कि उसने उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन बैरियर के अंदर के पैनिक में है, अंदर ही अंदर चिल्ला रहा है कि वो बड़ी मुसीबत में है। उसे एहसास होता है कि गैल स्वॉर्ड वाली फाइट में उसने अपनी कलर पावर बहुत ज्यादा यूज कर ली थी। वो डर में अपने हाथ को देखता है, नोट करता है कि उसकी ब्लैक एनर्जी लीक हो रही है और हीट में जल्दी ड्रेन हो रही है। के इमेजिन करता है कि अगर उसकी पावर खत्म हो गई तो क्या होगा। वो जानता है कि अगर वो कलरलेस रिवील हुआ तो उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। डेस्परेट होकर वो फ्रैंटिक अंदाज में कोई सॉल्यूशन ढूंढता है, सोचता है कि क्या वो कुछ अब्सॉर्ब करके अपनी एनर्जी रिप्लेनिश कर सकता है। उसकी नजर इंटेंस आग की दीवार पर जाती है। अचानक उसे एहसास होता है बैरियर कलर एबिलिटी से बना है, तो क्या वो इसे अब्सॉर्ब कर सकता है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है, मानते हुए कि उसे अपने अब्सॉर्प्शन पावर की लिमिट्स नहीं पता। सोचे बिना ही वो डिसाइड करता है कि वक्त नहीं है और उसे ट्राई करना ही होगा। वो हाथ बढ़ाकर घूमती हुई आग की दीवार को छू लेता है। फौरन एक वायलेंट रिएक्शन होता है और के शॉक में है कि सीधा एब्जॉर्प्शन काम कर रहा है। फायर बैरियर मुड़ने और ट्विस्ट होने लगता है, आसपास के कैंडिडेट्स का ध्यान खींचते हुए। के से एक मैसिव ब्लैक एनर्जी वॉर्टेक्स फूटता है जो लाल आग को उसकी हथेली में खींच लेता है। पोडियम से रेड और ब्लॉन्ड एग्जामिनर स्टन्ड होकर नीचे देखते रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि वो क्या देख रहे हैं। रेड नर्वस होकर पसीना पोंछता है, मुश्किल से हंसते हुए बोलता है कि उन्हें एक रियल लूनेटिक मिल गया है। अरीना में के डिसिपेटिंग एनर्जी के बीच खड़ा है, उसकी हथेलियों के चारों तरफ लाल और काली ऑरा घूम रही है, उसे खौफनाक पावर से भरपूर दिखाते हुए। पूरा अरीना भारी साइलेंस में डूब जाता है, पर अंदर से के फिर पैनिक में है। वो जबरदस्ती स्माइल करता है, सोचता है कि यह सब प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। उसे रिग्रेट होता है कि उसने गलती से बहुत ज्यादा अटेंशन खींच। एली केयन वहीं जमी हुई खड़ी है, सोचती हुई कि क्या वो हेलुसिनेट कर रही है। डार्क एनर्जी में लिपटे उस लड़के को देखते हुए वो सोचती है कि क्या ब्लैक ऐसा कलर है जो कोई ह्यूमन रख सकता है। ये अनप्रेसिडेंटेड देखकर उसके अंदर एंग्जाइटी उठती है। बेस्ट बनने के लिए मिली दबाव की यादें उसके दिमाग में आती हैं और वो मानने पर मजबूर हो जाती है कि के अनडिनायबली स्ट्रांग है। उसे एहसास होता है कि अपनी पूरी पावर के बावजूद वो जीत की गारंटी नहीं दे सकती। के दूर जाते हुए कदमों को देखते हुए एली सोचती है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो सिर्फ स्ट्रेंथ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो मन ही मन पूछती है कि वो असल में है क्या। फिर वो जल्दी से अपना सिर हिलाती है, उन डिस्टर्बिंग थॉट्स को हटाने की कोशिश करती है। कलरिस्ट रेड के पास आता है और कैजुअली उसका कंधा पकड़कर बोलता है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। रेड मुस्कुराता है, कहता है कि उसकी ब्लैक एबिलिटी जो सब कुछ सक कर लेती है वो बहुत वाइल्ड थी और अब उसकी क्यूरियोसिटी रुक नहीं सकती। वो के को साथ ले जाता है, कहता है कि उसे उसकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी है और साथ साथ अपने सवालों का जवाब भी चाहिए। के नर्वस पसीना पोंछते हुए एग्जाम स्टेटस पूछता है। रेड उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसी पावर के साथ वो ऑब्वियसली पास है। के स्टन्ड रह जाता है, समझता है कि इतनी अटेंशन लेना उसके काम आ गया। वो इमोशन में डूब जाता है, सोचता है कि पायनियर बनने का उसका ड्रीम आखिर पूरा हो गया। तभी ब्लंड एग्जामिनर चिल्लाता है कि रेड ने अपनी मनमानी की है। रेड हंसते हुए उसे कहता है कि बस इस बार इग्नोर कर दे एग्जाम ने। एग्जामिनर आह भरता है और अनाउंस करता है कि इंटरप्शन के बावजूद एग्जाम जारी रहेगा। वो क्लैरिफाई करता है कि नंबर 17 एली बैरियर तोड़ने की वजह से पास है, पर बाकी कैंडिडेट्स को एक एक्स्ट्रा टेस्ट देना होगा। एली अनाउंसमेंट इग्नोर कर देती है, उसकी नजर उस डार्क टनल पर टिकी रहती है जहां रेड के को लेकर जा रहा है। सीन इंडस्ट्रियल सेटिंग में शिफ्ट होता है। रेड एक कार के बाहर के साथ खड़ा है और ब्लू हेड इन्वेस्टिगेटर ड्राइवर सीट में बैठी है। रेड उसे वेट करने को कहता है। के अपने आस पास देखता है और शॉक में जम जाता है क्योंकि उसके सामने मलबे और तबाही का एक विशाल लैंडस्केप है। उसे समझ में आता है कि रेड उसे उसी जगह वापस ले आया है जहां वो इंक वेस्ट में गिरा था। कलरिस्ट रेड तबाह हो चुके रूइंस को देखते हुए कहता है कि ये बहुत अगली साइट है और एक्सप्लेन करता है कि यहाँ एक मेजर इंसिडेंट हुआ था जिससे के फ्रीज हो जाता है। रेड
बताता है कि हिस्ट्री में पहली बार दो पायनियर्स बिल्कुल ट्रेन्ड और कलरलेस मिले थे। वो ये भी जोड़ता है कि आई विटनेसेस ने इस जगह एक मैसिव क्रीचर देखा था। रेड के की तरफ मुड़ता है, सस्पिशियस टाइमिंग की तरफ इशारा करते हुए। वो नोट करता है कि उस क्रीचर के दिखने के थोड़े ही समय बाद के फर्स्ट ब्लैक कलर होल्डर के रूप में सामने आया, इसे कोइंसिडेंस कहता हुआ। उसकी आंखें ग्लो करती हैं और वो के की पावर एनालाइज करता है, उसे एक ऐसी एबिलिटी बताते हुए जो बाकी कलर्स को अब्सॉर्ब करती है। के नर्वस पसीना बहाता है क्योंकि रेड उसे घूरता है, बोलता है ये एबिलिटी पूरी तरह फॉरेन है। अंदर ही अंदर के पैनिक करता है, समझते हुए कि रेड को शुरू से ही शक हो गया था। वो सोचता है कि क्या वो भाग सकता है, पर मैन की ओवरवेलमिंग ऑरा देखकर समझ जाता है कि किसी हीरो से भागना इम्पॉसिबल है। अचानक रेड हंस देता है, टेंशन तोड़ते हुए। वो हाथ हिलाता है, एडमिट करता है कि वो बस के को टेस्ट कर रहा था, पर कंप्लेन करता है कि के की ऑनेस्ट रिएक्शन ने मजा खराब कर दिया। के कंफ्यूजन में उसे देखता है। रेड एक्सप्लेन करता है कि उसका ऑफिशियल काम इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट करना है, पर पर्सनल इंटरेस्ट उसे के की एबिलिटी में ज्यादा है। रेड बताता है कि कलर पावर्स नॉर्मली मिक्स नहीं हो सकती, लेकिन के की एबिलिटी इन रूल्स को इग्नोर करती है। वो सेकंड एग्जाम याद करता है, बताता है कि के क्लियरली अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। के हकलाकर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन रेड उसे बीच में रोक देता है। कलरिस्ट का शरीर लाल एनर्जी से ग्लो करने लगता है और वो कहता है कि उन्हें एक टेस्ट करना होगा। के कंफ्यूजन में उसे देखता है। रेड अपना हाथ बढ़ाता है, समझाता है कि उसे समझना है कि ये एबिलिटी कैसे काम करती है। वो कॉन्फिडेंट स्माइल करता है, के को चैलेंज देता है कि अब उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करके दिखाए। के पैनिक में मना करने की कोशिश करता है, वार्निंग देता है कि ये बहुत डेंजरस है। रेड बस हंस देता है, रूकी से बोलता है कि उसके लेवल के किसी मैन के बारे में इतनी जल्दी चिंता करने की जरूरत नहीं है। के चुप हो जाता है, उसके चेहरे पर टेंशन और नर्वसनेस साफ दिखती है। तभी रेड उसे बोलता है कि बात करना बंद करो और बस ट्राई करके दिखाओ। ब्लैक सिंबल होता है ब्लैक लैंस का, एक ऐसी ऑमिनस फोर्स जो हर चीज को निगल लेती है। रेड सोचता है कि इतनी डेंजरस एबिलिटी को बिना कंट्रोल के छोड़ना अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये शाइनिंग सिटी की फाउंडेशन हिला सकती है। उसके दिमाग में एक डार्क सीक्रेट आता है। लोग अब भी ये नहीं जानते, लेकिन ह्यूमनॉइड क्रीचर्स मौजूद हैं। वो चुपचाप के को वार्न करता है कि अगर वो कभी उनसे भिड़ गया या इससे भी बुरा खुद एक बन गया तो कलरिस्ट को उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। के रेड से उठती टेरिफाइंग प्रेशर को फील करके धीरे से सांस छोड़ता है। इंटिमिडेशन के बावजूद के टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। वो रेड की कलाई पकड़ता है, नर्वस होकर पूछता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो ये उसकी गलती नहीं होगी। जैसे ही डार्क एनर्जी उसके शरीर से उठती है, उनके टच करते ही एक शॉक वेव हवा को डिस्टॉर्ट कर देती है। के हांफ जाता है जब रेड एनर्जी उसके हाथ में वायलेंटली सर्च करती है, उसकी अपनी ब्लैक ऑरा से कॉन्ट्रास्ट बनाते हुए। उसे तुरंत एहसास होता है कि उसने गलती कर दी। कॉन्टैक्ट पॉइंट से एक मैसिव फायर एक्सप्लोजन फूटता है, जिससे के दर्द में चीख उठता है। आग के बीच वो चिल्लाता है कि रेड रुक जाए। मानता है कि वो पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसे ऐसा लग रहा है जैसे पिघला हुआ लावा उसके अंदर उबल रहा हो। उसकी विजन में रेड एक टावरिंग गॉड लाइक आग का कैरेक्टर बन जाता है, जो रिमाइंड करता है कि वो हीरो क्यों है। रेड शांत खड़ा फ्लेम्स के अंदर उसे ऑब्जर्व करता है। वो नोट करता है कि के की ब्लैक एनर्जी उसकी पावर को बिना रुके चूस रही है, जैसे वो भूखी हो। उसे एहसास होता है कि क्योंकि के की पावर इमेच्योर है, स्ट्रॉन्ग लोग अब्सॉर्प्शन का रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एबिलिटी ज्यादातर ऑर्डिनरी लोगों के लिए इंस्टेंटली फेटल होगी। फ्लेम्स घूमते रहते हैं और रेड की आंखें क्यूरियोसिटी से सिकुड़ जाती हैं। वो सोचता है कि एग्जाम में जो दिखा वो शायद एबिलिटी की पूरी सीमा नहीं है। अब वो जानना चाहता है कि के कलर्स को अब्सॉर्ब कैसे करता है ही नहीं, बल्कि उन्हें यूज कैसे करता है। सिचुएशन अचानक और भी वायलेंट हो जाती है जब दोनों की एनर्जीज टकराती है। रेड देखता है कि के की बांह से उठती ब्लैक एनर्जी वॉर्प और स्पाइक होने लगती है, रेड ऑरा के साथ मिक्स होती हुई। अचानक रेड और ब्लैक एनर्जी का एक मैसिव एक्सप्लोजन बाहर फटता है। ब्लास्ट से रेड पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। स्मोक के बीच से वो शॉक में देखता है कि के सामने आ रहा है। के पार्शियल रूप से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसके शरीर का दाहिना हिस्सा अब रेड और ब्लैक एनर्जी की ठोस जैगेड डेमोनिक आर्मर से ढका हुआ है। रेड दांत भींचते हुए देखता है। उसे एहसास होता है कि ये फॉर्म बहुत ओमिनस तरीके से फेमिलियर है। वो के मॉन्स्टर्स क्लॉयड हाथ और ग्लोइंग आई को देखकर मान लेता है कि वो किसी क्रिएचर को देख रहा है। ये रिजेम्बलेंस उसके शक को पक्का कर देती है और उसे यकीन हो जाता है कि के ही उस इंसिडेंट के पीछे था जिसमें बाकी पायनियर्स की कलर्स ड्रेन हुई थी। के मुश्किल से होश में रहने की कोशिश कर रहा है। रेड डिसाइड करता है कि उसकी प्रायोरिटी सेफ्टी है और उसे फायर कंट्रोल में लानी पड़ेगी, इससे पहले
पहले कि के रैम्पेज पर चला जाए। वो फ्लेम की एक बॉल समन करता है के को फोर्स से सबड्यूड करने की तैयारी में, लेकिन तभी के एक लो ग्राउल निकालता है जिससे रेड रुक जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि लड़का किसी और चीज से लड़ रहा है। सीन के आंतरिक दृष्टिकोण में बदलाव होता है, एक पूरी तरह काला शून्य जिसमें मांग करने वाली लाल पाठ भरा है। पावर की आवाजें उस पर चिल्लाती हैं, इंटेंस कलर मांगती हैं और उसे अर्ज करती हैं कि और लेकर आओ। रियल दुनिया में के हवा के लिए हाँफता है, इन इंट्रूसिव वॉइसेस से परेशान। वॉइसेस उसे टेम्पटिंग करती हैं, कहती हैं कि होल्ड बैक करना बेकार है और उसे सब ले लेना चाहिए। के मन ही मन चिल्लाता है कि वो चुप हो जाएं और स्थिर रहें। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ के की विजिबल आई लाल चमकने लगती है। वो टेम्पटेशन रिजेक्ट कर देता है, पावर को चुप रहने का और क्रश रहने का आदेश देता है, अपनी विल केओटिक एनर्जी पर इम्पोज करते हुए। जैसे ही वो एनर्जी को जबरदस्ती कंप्रेस करता है, एक शॉक वेव बाहर ब्लास्ट होती है, जैगेड आर्मर गायब हो जाता है और रेड जेन्युइन सरप्राइज से उसकी तरफ देखता रह जाता है। के भारी सांस लेते हुए खड़ा है। रेड इम्प्रेस्ड और स्टन्ड होकर पूछता है कि क्या रुकी ने सच सच में वो ओवरवेलमिंग पावर अपने दम पर सप्रेस कर दी। के भारी सांसों में डूबा है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो सोचता है कि वो बच कैसे गया और क्यों वो बजर्क हो गया था। वो घबरा कर ऊपर देखता है, डरते हुए कि उसने एक कलरिस्ट के सामने अपना कंट्रोल खो दिया। अपनी एबिलिटी को समझने के लिए मजबूर होकर वो झिझकते हुए रेड के पास आता है, लेकिन रेड तो खुश दिखाई दे रहा है। वो एडमिट करता है कि वो थोड़ा कॉट ऑफ गार्ड था क्योंकि के ने जो पावर अब्सॉर्ब की थी वो उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ग्रिन करते हुए डिक्लेयर करता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था क्योंकि ये फन था। वो के को बताता है कि अगर उसे कुछ अचीव करना है तो रिस्क लेने होंगे। रेड कहता है कि टेस्ट इतना काफी है, लेकिन फिर रुककर बोलता है कि एक आखिरी बात और है। वो के को याद दिलाता है कि वो इसी जगह हुए डिस्ट्रक्शन इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेटर है और उसकी ड्यूटी कल्प्रिट ढूंढना है। काम लेकिन थ्रेटनिंग स्माइल के साथ वो पॉइंट करता है कि उसके सामने खड़ा बंदा एक परफेक्ट सस्पेक्ट लगता है। के फ्रीज हो जाता है, उसका चेहरा पैनिक में सफेद पड़ जाता है। रेड सिचुएशन की ग्रेविटी समझाता है। वो बताता है कि गवाहों ने एक मैसिव शैडो क्रीचर देखा था और वार्न करता है कि इस केस में के सोचता है उससे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। वो कहता है कि जैसे ही के की ब्लैक एबिलिटी के रूमर्स फैलेंगे, अथॉरिटीज के लिए उस पर ब्लेम डालना बहुत आसान हो जाएगा। वो रूइंड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की ओर इशारा करता है, बताता है कि ये डैमेज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का है। वो जोड़ता है कि अगर सिटी लीडरशिप डिसाइड कर ले कि ये बहुत डेंजरस है तो उसे बैनिश किया जा सकता है या लैब रेड बना दिया जाएगा। के फ्रस्ट्रेशन में दांत भींचता है। उसे समझ आता है कि वो फंस चुका है और अपनी बेगुनाही प्रूव करने का कोई तरीका नहीं। अचानक रेड एक लाइफलाइन देता है। वो सुझाव करता है कि अगर के उसके कमांड में आ जाए तो शायद वो कुछ कर पाए। के बिना एक सेकंड गनवाए 90 डिग्री झुककर जोर से बोलता है कि वो खुद को रेड की केयर में सौंपता है। रेड कहता है कि पहले पूरी कंडीशन सुन लो। वो साफ करता है कि वो सब कुछ मुफ्त में ठीक नहीं करेगा, बदले में के को उसे कुछ फेवर्स देने होंगे। वो पूछता है कि के को लगता है कि वो ये संभाल सकता है। के मजबूर कंपाती मुस्कान देता है। अंदर से वो चिल्लाता है कि मिलियंस चुकाने या साइंस एक्सपेरिमेंट बनने से तो कुछ भी बेहतर है। वो जोर से बोलता है कि वो रेड की हर जरूरत पूरी करेगा। उजाड़ बंजर जमीन में एक छोटा क्रीचर डरते हुए कांपता है। तभी एक बड़ा व्हील उसके बगल में गिरते गिरते बचता है जब एक हैवी वाहन गरजता हुआ गुजरता है। एक बड़ा आर्मर्ड ट्रांसपोर्ट ट्रक ब्लैकलैंड्स की धुंधली और रगेड टेरेन से गुजर रहा है। अंदर के खिड़की से बाहर देखता है, सोचता है कि वो पहली बार इतनी दूर आया है और क्या ये पायनियर बनने का उसका रियल पहला कदम है। तभी उसकी सोच गेल की आवाज से टूटती है। हरे बालों वाला मैन उसे घूरते हुए उसे ब्लैक हेयर्ड वन बुलाता है। गेल उसको रूड तरीके से बोलता है कि उसका डिस्ट्रैक्शन उसे इरिटेट कर रहा है और उसे चुप रहना चाहिए, जबकि के ने एक शब्द भी नहीं बोला। के उसे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन से देखता है। ट्रांसपोर्ट बे में के ऑकवर्डली बैठा है। वो सोचता है कि पायनियर बनते ही शुरू करना वही था जो वो चाहता था, पर माहौल काफी टेंस है। वो फ्यूरियस गेल और साइलेंट एलिसाइन को देखकर सोचता है कि क्या इनके साथ सेम टीम होना सही फैसला है। फ्लैशबैक में पिछले दिन की बातचीत दिखती है। रेड एक सरप्राइज्ड के से पूछता है कि क्या वो एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार है, समझाता है कि उसे अनचार्टेड एरिया के खास स्पॉट पर जाना होगा। के की नर्वस एक्सप्रेशन देखकर रेड हंसता है और कहता है कि चिंता मत करो। रेड उसे मैप दिखाता है, भरोसा दिलाता है कि वो अकेला नहीं होगा। वो समझाता है कि एग्जाम पास करने वाले नए रिक्रूट्स भी वहीं डिप्लॉय किए जाएंगे और ऑफिशियल रोड मैप
जल्द अनाउंस होगा। के को बस समय पर लोकेशन पर पहुंचना है। प्रेजेंट में लौटकर के अपने टीममेट्स को देखता है, नोट करता है कि वे पहले से ही ट्रक में थे। ये रिवील होता है कि रेड की इंटरफेरेंस की वजह से पिछले एग्जाम को कॉम्प्रोमाइज माना गया, इसलिए पार्टिसिपेंट्स को एक और मौका दिया गया। कई स्किल्ड इंडिविजुअल्स गेल समेत स्ट्रिक्ट अतिरिक्त टेस्ट पास कर गए। वहीं एलिसाइन टॉप रैंक्ड रुकी खुद अपनी रिक्वेस्ट पर रेड की टीम में शामिल हुई। कैल ग्याओ को इंटेंस रिसेंट से घूरता है, यकीन नहीं कर पाता कि वो किसी फोल से ह्यूमिलाइट हुआ। वो अपनी फाइट याद करता है, कन्विंस है कि वो सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि उसने एक पल के लिए गार्ड गिरा दिया था, और कसम खाता है कि ये दोबारा नहीं होगा। वो के को धमकी देता है कि एक्सप्लोरेशन खत्म होने के बाद वो तैयार रहे। वो मटर करता है कि अगर रेवन उसके पीछे न होता तो के अब तक मर चुका होता। एलिसाइन कोल्डली उसे रोकती है, मॉक करते हुए कहती है कि गेल शायद फिर एक ही हिट में गिर जाएगा। गेल गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर पूछता है कि उसने क्या कहा। एली उसे डिसमिस करती है, कहती है कि गेल का के से कोई मुकाबला नहीं। के एली को आश्चर्य और उम्मीद के साथ देखता है, सोचता है शायद एली कोई ऐसी मैन है जिससे वो रिलेट कर सकता है, पर एली अपनी ठंडी नजर के पर घुमा देती है, उसे कंफ्यूज करते हुए किसी पुराने एग्रीमेंट का जिक्र करती है जो उन्होंने सपोजिडली किया था। वो उसे घूरकर बोलती है कि लूजर को चुप रहना चाहिए और ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए, जिससे के पूरी तरह बिवाइल्डर्ड रह जाता है। के ऑकवर्डली दोनों हॉस्टाइल पायनियर्स के बीच खड़ा है, प्रेशर फील करते हुए वो साई करता है, समझ जाता है कि टीम डायनामिक संभालना मुश्किल होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है जब ट्रांसपोर्ट व्हीकल वेस्टलैंड के डार्क पानी पार करते हुए दूर की फैसिलिटी की तरफ बढ़ता है। व्हीकल एक बिजी लोडिंग डॉक पर पहुंचता है जहां वर्कर सप्लाईज मूव कर रहे हैं। ग्रुप उतरता है। के, एली, केल और बाकी रिक्रूट्स टॉन पायनियरिंग कॉर्प्स के फॉरवर्ड बेस में कदम रखते हैं। के इस हाई एक्टिविटी को देखकर हैरान रह जाता है। एस रैंक कोर की एक्सेप्शनल सप्लाईज देखकर सोचता है कि जब वो अकेला ब्लैक लैंड्स में गया था तब उसे इसकी कोई समझ नहीं। अचानक एक उंगली के गाल पर पोक करती है, उसे चौंका देती है। वो मुड़कर मारी को मुस्कुराते हुए देखता है, जो चीयरफुल होकर बताती है कि चूंकि ये उसका पहला मिशन है, उसे सपोर्ट देने के लिए वो आनी ही थी। मारी अपनी जैकेट खोलती है, दिखाती है कि नीरो भी साथ आ गया है। के काले बिल्ली को पकड़ता है और मरी को थैंक दे बोलता है कि उसने उसका ध्यान रखा। वो गर्मजोशी से मुस्कुराती है, कहती है कि नेरो फैमिली है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसे एक्सप्लोरेशन टीम में सपोर्ट स्टाफ के तौर पर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि उसकी स्किल्स यहाँ काम आती हैं। लाउड स्पीकर अनाउंस करता है कि असेंबली का टाइम है। ग्रे वेस्टलैंड में पायनियर्स की भीड़ खड़ी होती है और अनाउंसमेंट जारी रहती है कि वे जल्द ही ब्लैक लैंड्स में प्रवेश करेंगे। के नीरो को मारी के हवाले करता है, उसे बोलता है कि उसका ध्यान रखना। मारी उसे वार्न करती है कि कोई डेंजरस चीज मत करना, और के मुस्कुराकर कहता है कि वो बाद में मिलता है। मारी नीरो को हक करती है, पर कैट अचानक उसकी बाहों से कूदकर निकल जाती है, उसे चौंका देती है। वो नीरो का नाम चिल्लाती है जब कैट के की तरफ भागता है और जमीन पर फैली शैडो में समा जाता है। मारी की आंखें शौक में फैल जाती हैं इस अननेचुरल हरकत को देखकर। वो हकलाती है, के को पुकारने की कोशिश करती है। कंफ्यूजन में ग्रुप एक डार्क फोर्टिफाइड केव एंट्रेंस पर पहुंचता है। सबसे आगे चमकीले ऑरेंज बालों वाली और सफेद कोट पहने एक औरत जोर से सबको तैयार होने को कहती है, अनाउंस करती है कि एक नया रिक्रूट ब्लैक लैंड्स में प्रवेश करने वाला है। वो चिल्लाती है कि सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वो वार्न करती है कि रिकॉनेसेंस ने एरिया 21 में अनआइडेंटिफाइड डेंजरस क्रीचर्स रिपोर्ट किए हैं, जो एक बहुत खतरनाक जोन है जहां ए रैंक क्रीचर की बॉडी मिली थी। अचानक एक मेल पायोनियर भागता हुआ उस ऑरेंज हेयर औरत तक पहुंचता है और उसे अरंसिया बुलाता है। वो नर्वसली रिपोर्ट करता है कि रेड टीम लीडर नए रिक्रूट्स ले आया है, लेकिन वो बिना इजाजत फॉर्मेशन छोड़कर आ गए। अरानसिया की आंखें शौक से फैल जाती हैं। वो पूछती है कि क्या ये सच है। मैसेंजर कंफर्म करता है एंड अरानसिया साइच करती है कि वो आदमी फिर परेशानी खड़ी कर रहा है। ग्रुप चुपके से एक डार्क कैनियन में प्रवेश करता है, मेन आर्मी से दूर। कलरिस्ट रेड शैडोज में हाथ डालकर रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता है। छोटी स्क्वाड जिसमें के, गेल, एली और रेड हैं, फॉर्मेशन से अलग हो जाती है। के नर्वसली टीम लीडर से पूछता है कि क्या ये ठीक है, बताता है कि मेन टीम तो किसी और दिशा में जा रही है। रेड कंफर्म करता है कि उनका डेस्टिनेशन अलग है। के गेल और एली की तरफ देखता है, वरी करते हुए कि स्क्वाड पूरी तरह न्यू रिक्रूट से बनी है। गेल अचानक भड़क जाता है, पूछता है कि उसे और एली को क्यों फॉलो करना पड़ा, चिल्लाता है कि उसने सुना था रेड सिर्फ के को ले जाना चाहता था और उसे इंसल्ट फील होता है। रेड मुस्कुराता है, उसकी रेड ऑरा फ्लेयर होती है। वो समझाता है कि उसकी पर्सनल गाइडेंस हर किसी को नहीं मिलती और अगर के अकेला बेनिफिट ले ले तो ये अनफेयर होगा। वो एंग्री गेल को भरोसा दिलाता है कि वो बच्चों की तरह स्पून फीड नहीं करेगा, लेकिन उन्हें गंभीर तौर पर हर्ट भी नहीं होने देगा।
पड़ेगा। वो बात खत्म कर देता है और ऑर्डर देता है कि आगे बढ़ो। के की आंखें फैल जाती हैं जब वे दुश्मनों से टकराते हैं। एक गहरी कैवर्न के अंदर ग्रुप शैडो क्रीचर्स से घिर चुका है। रेड लैंटर्न पकड़े रहता है जबकि के, गेल और एली केओटिक मेली में कूद जाते हैं। अंधेरे में से एक मैसिव वुल्फ लाइक बीस्ट छलांग लगाता है। एली सायन इंस्टेंटली रिएक्ट करती है। उसकी ब्लू एनर्जी स्वॉर्ड क्रीचर के आर पार चली जाती है। वो ग्रेसफुली लैंड करती है और महसूस करती है कि यही है ब्लैक लैंड्स की रियलिटी। ग्लोइंग आईज से घिरी हुई वो सफोकेटिंग एनवायरनमेंट और मॉन्स्टर्स की लगातार वेव्स को नोट करती है। वो मानती है कि ये ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग है। वो अपनी स्वॉर्ड कसकर पकड़ती है, तय करती है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ केयरफुली मैनेज करनी पड़ेगी। एली कंधे के ऊपर से के को देखती है, सोचती है कि उसे और एफिशिएंट होना पड़ेगा। वो के को देखकर खुद से कहती है कि उसे उससे पीछे नहीं रहना। तभी के एक शैडो क्रीचर की गर्दन पकड़कर उसे नंगी हाथों से बेरहमी से क्रश कर देता है। एली केयन शॉक में के को देखती है। वो उससे पूछती है कि वो ड्रॉपर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा। के हेजिटेट करता है एंट्री एग्जाम की याद में और एडमिट करता है कि उसके पास ड्रॉपर है ही नहीं। वो समझाता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उसे बिना ड्रॉपर के लड़ने में भी फाइन फील होता है, जिससे एली डिसबिलीफ में रह जाती है। केल भी फ्लैबरगास्टेड हो जाता है, चिल्लाता है कि एक पायनियर ने कभी ड्रॉपर इस्तेमाल ही नहीं किया, ये कैसे पॉसिबल है। ड्रॉपर पायनियर्स का एसेंशियल टूल है जो वेपन्स में कलर एनर्जी भरकर क्रीचर्स से लड़ने में मदद करता है। इन मॉन्स्टर्स को ठीक से हंट करने के लिए ड्रॉपर से उन्हें कलर करना जरूरी होता है। ग्रुप के को डिफीटेड एनिमीज के ऊपर खड़ा देखता है और सोचता है कि उसने एसेंशियल टूल के बिना बेयर हैंडेड उन्हें कैसे हरा दिया। केल का हाथ कांपता है जब वो अपना वेपन पकड़ता है। गैप रियलाइज करते हुए वो एग्जाम की ह्यूमिलिएशन याद करता है कि वो उस इंसान को स्क्रैच तक नहीं कर पाया जो ड्रॉपर भी नहीं चला रहा था। केल फ्रस्ट्रेशन में दांत भींचता है। वो के की पीठ को घूरता है, कसम खाता है कि एक दिन वो के को अपने हाथों से क्रश करेगा। केव के और अंदर जाते हुए रेड लैंपन लेकर आगे बढ़ता है जबकि गैल गुस्से से पीछे फॉलो करता है। रेड अपनी स्क्वाड को पीछे मुड़कर स्मर्क के साथ देखता है, सोचता है कि दो जीनियसेस को एक रुकी ने मोटिवेट कर दिया, ये देखना बुरा नहीं है। वो मुस्कुराता है, उसे लगता है चीजें अब और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वो चेयरफुल होकर ग्रुप को थोड़ा और एफर्ट करने के लिए कहता है, बताता है कि वे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और सजेस्ट करता है कि जल्दी खत्म करो ताकि पार्टी कर सके। शैडो बीस्ट्स की लड़ाई के बाद वुल्फ लाइक क्रीचर्स की लाशें बिखरी पड़ी हैं। कलरिस्ट रेड 10 मिनट का ब्रेक देता है लेकिन मॉन करता है कि असली मिशन अभी शुरू ही नहीं हुआ। केल साइक करता है, कंप्लेन करता है कि उसने काफी कलर एनर्जी खर्च कर डाली है। वो ग्लोइंग ग्रीन लिक्विड की एक छोटी बॉटल निकालता है। केल उसे पीता है और के समझ जाता है कि वो पर्सनल इंक है। ये स्पेशली रिफाइंड एल्केमिकल इंक पायनियर्स के लिए जरूरी लेकिन रेयर सप्लाई है जो उनकी कलर रिस्टोर करती है। क्योंकि ये हर यूजर की यूनिक कलर के अनुसार बनाई जाती है, ये इंसेनली एक्सपेंसिव होती है। के एनवी से देखता है जब गेल और एली अपनी कस्टम इंक्स पीते हैं। विश करता है कि उसके पास भी इतना पैसा होता, लेकिन वो सोच हटाकर ग्रुप से अलग चला जाता है। वो डिफीटेड शैडो क्रीचर की लाश की तरफ हाथ बढ़ाता है। क्रीचर की बॉडी से मैसिव डार्क एनर्जी स्वर्ल उठता है जब के अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और शैडो को अपने हाथ में अब्सॉर्ब कर लेता है। ब्लैक एनर्जी उसके अंदर बहती है। के अपनी मुट्ठी कसता है, उसकी एनर्जी पूरी तरह रिस्टोर हो जाती है और वो अनाउंस करता है कि उसकी रिकवरी कंप्लीट है। वो अपने टीममेट्स की तरफ मुड़ता है जो उसे शॉक और डिसबिलीफ में घूर रहे हैं। एली हिचकिचाकर पूछती है कि क्या वो सच में ठीक है। के उनकी चिंता डिसमिस कर देता है, एक्सप्लेन करता है कि वो ये कुछ बार कर चुका है। गेल डिसबिलीफ में चिल्लाता है कि के ने बिना झिझके एक मॉन्स्टर अब्सॉर्ब कर लिया। इससे पहले वो कुछ और बोलते रेड इंटरप्ट कर देता है, डिक्लेयर करता है कि ब्रेक खत्म। ग्रुप कैनियन में और गहराई तक जाता है जब तक रेड अनाउंस करता है कि वे पहुंच गए हैं। टीम एक मैसिव स्वर्लिंग डोम देखती है जो प्योर ब्लैक एनर्जी से बना है और उनका रास्ता रोक रहा है। के घूरता है, मटर करता है कि ये किसी ब्लैक कर्टन जैसा लग रहा है। रेड के की स्टन्ड एक्सप्रेशन पर मुस्कुराता है और रिवील करता है कि इसी डार्क बैरियर की वजह से वो के को यहाँ लाया है। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रेड एनर्जी की एक बॉल समन करता है और ब्लैक डोम पर पावरफुल बीम फेंकता है। अटैक सरफेस पर लगता है लेकिन टूटने की बजाय एनर्जी तुरंत अंधेरे में निगल ली जाती है। रेड एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई बैरियर को फोर्स से खोलने की कोशिश करता है तो ये पावर एब्सॉर्ब कर लेता है और भी टफ हो जाता है। वो नोट करता है कि ये के की एबिलिटी से काफी मिलता जुलता है, इसलिए उसका अंदाजा था कि के ही इसे इरेज कर सकता है। रेड डार्क वॉल की तरफ इशारा करके बताता है कि रूइंस का रास्ता इसके अंदर है। वो अनाउंस करता है कि उन रूइंस में उनका असली ऑब्जेक्टिव छिपा है, स्टेला फ्रैगमेंट। के शॉक में आंखें फैलाकर देखता है। बाकी रिक्रूट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। गेल पूछता है कि स्टेला क्या है और एली एडमिट करती है कि उसने
उसने इसका नाम कभी नहीं सुना। रेड भरोसा दिलाता है कि स्टेला एग्जिस्ट करती है और शाइनिंग सिटी उसे डेस्परेटली ढूंढ रही है। वो के की तरफ उंगली करता है, उसे ऑर्डर देता है कि वो उस कर्टन को हटाए। के उस ऊंची डार्क वॉल की तरफ आगे बढ़ता है। उसे छूते ही उसकी अब्सॉर्प्शन वाली एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और बैरियर की ब्लैक एनर्जी उसकी हथेली में तेजी से फ्लो होने लगती है। एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बन जाता है जब वो जाइंट डोम धीरे धीरे डिके में बदलने लगता है। रेड, गेल और एली देखते रहते हैं कैसे ये ऑब्स्टिकल खाया जा रहा है। रेड अमेजमेंट में मुस्कुराता है, खुश कि उसकी थ्योरी सही थी। बैरियर गायब होते ही वो के को बताता है कि उसकी पावर बहुत यूजफुल रहने वाली है। पर के खुश नहीं दिखता। वो पसीना बहा रहा है और कांप रहा है क्योंकि वो अभी अभी अब्सॉर्ब की हुई मैसिव एनर्जी को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा है। अचानक जमीन जोर से हिलती है। गेल और एली पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि ट्रेमर्स और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। उन्हें एहसास होता है कि इतनी लाउड आवाज से डेंजरस क्रीचर्स की भीड़ खिंचकर आ जाएगी। कैनियन में के की एक्शन से उठी रंबल गूंजती रहती है। तभी क्लिफ से ब्लैक वुल्फ जैसे मॉन्स्टर्स की पूरी हॉर्ड बाहर निकल आती है। ग्रुप चारों तरफ से घिर जाता है। एली और गेल अपने वेपन्स निकाल लेते हैं जबकि रेड हंसते हुए बोलता है कि कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है उनका वेलकम करने। रेड टीम को कमांड देता है कि क्रीचर्स को संभालो जबकि के कर्टन हटाने पर फोकस करे। टीम लीडर की कोल्ड एक्सप्रेशन वाली आवाज में ऑर्डर आता है कि हर मॉन्स्टर को वाइप आउट कर दो। गेल और एली तुरंत एक्शन में कूद पड़ते हैं। गेल कमाल की स्पीड से मूव करता है। विंड इन्फ्यूज्ड अटैक्स से शैडो क्रीचर्स को काटता जाता है। एली अपनी पावर छोड़ती है, जमीन से मैसिव आइस स्पाइक समन करके कई दुश्मनों को छेद देती है। दोनों रिक्रूट्स जब फियर्स तरीके से लड़ रहे होते हैं, रेड उन्हें ऑब्जर्व करता है। वो नोट करता है कि उसे स्टेप इन करने की जरूरत पड़ सकती थी पर अभी जरूरत नहीं पड़ी। वो आराम से रेड एनर्जी के ऑर्ब्स समन करता है और बीम्स फायर करता है जो बचे हुए बीस्ट्स को आर पार करती जाती हैं। रेड सोचता है कि भले ही ये नए रिक्रूट्स हैं पर इनका स्किल लेवल काफी हाई है। वहीं के अभी भी उस मैसिव बैरियर को अब्सॉर्ब करता जा रहा है। खूब पसीना बह रहा है। रेड स्माइल करता है, सोचता है कि कितना अच्छा लगता है जब उसके सबॉर्डिनेट सारा हार्ड वर्क कर लेते हैं। जब रेड गार्ड बनकर खड़ा होता है के वॉलेटाइल एनर्जी से जूझता रहता है। जमीन पर घुटनों के बल बैठा वो नोटिस करता है कि कर्टन की पावर उसे अपनी जैसी फील हो रही है। शायद इसलिए क्योंकि दोनों का ब्लैक एट्रीब्यूट है। उसे खतरा समझ आता है। अगर फोकस टूटा तो कर्टन की मैसिव एनर्जी उल्टा फ्लो करके उसकी कलर शक्ति ही खींच लेगी। के दांत भींच कर पड़ने से मना कर देता है और डिक्लेयर करता है कि वही स्ट्रॉन्ग है। आखिरी जोर लगाकर अब्सॉर्प्शन पूरा करता है। वो पाथ के किनारे खड़ा हांफते हुए कंफर्म करता है कि उसने सब अब्सॉर्ब कर लिया है। नीचे देखता है तो शॉक हो जाता है। एक ह्यूज पिच ब्लैक पिट है जिसका कोई भी बॉटम नजर नहीं आता। वो सोचता है क्या ये टेरिफाइंग एबिस ही रूइंस का एंट्रेंस है। अपना काम पूरा करके वो टीम लीडर को आवाज लगाता है कि कर्टन सक्सेसफुली हट चुका है। बैरियर हटते ही रेड के को शाबाशी देता है। वो बाकी टीम को अनाउंसेस करता है कि कर्टन डाउन है और उन्हें क्लीन अप खत्म करने का ऑर्डर देता है। तभी रेड का एक्सप्रेशन अचानक शॉक में बदल जाता है जैसे उसे कोई इमीडिएट खतरा फील हुआ हो। लाइटिंग स्पीड में वो आगे बढ़ता है और एलियव गैल दोनों को पकड़कर जबरदस्ती पीछे खींच लेता है। अगले ही पल एक मैसिव इनविजिबल एनर्जी स्लाइस हवा चीरते हुए जमीन में गहरे निशान छोड़ देता है जहां वे खड़े थे। अटैक इतना डेवास्टेटिंग होता है कि बाकी शैडो मॉन्स्टर्स भी श्रेड हो जाते हैं। डेब्री गिरता रहता है जब रेड, एली और गेल एक ऊंची स्लोप पर सेफली लैंड करते हैं। गेल डर से जड़ हो जाता है, समझ जाता है कि रेड की इंटरवेंशन के बिना वो तुरंत मर जाता। रेड ग्रिम होकर साई करता है कि पहले रेजिस्टेंस कम इसलिए था क्योंकि कोई और चीज मॉन्स्टर्स को डरा रही थी। उसे एक रिपोर्ट याद आती है जिसमें बताया गया था कि एक डेंजरस एंटिटी आसपास लर्क कर रही है। डस्ट के बीच से एक सिलहूट दिखता है, एक ह्यूज स्वॉर्ड ड्रैग करते हुए उनकी तरफ चलता हुआ। रेड बोलता है कि अब और टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं है। अटैकर लाइट में आते ही नजर आता है एक आदमी जिसके बाल आधे सफेद और आधे काले स्पाइकी हैं। उसके चेहरे का आधा हिस्सा किसी डार्क मास्क जैसे ग्रोथ से ढका है और उसकी पीठ पर अलग अलग वेपन्स की पूरी कलेक्शन टंगी है। वो स्ट्रेंजर पायनियर्स को घूरता है एक टेरिफाइंग ऑरा के साथ। रेड अपनी टीम और खतरे के बीच खड़ा होकर के और बाकी को ध्यान से सुनने का ऑर्डर देता है। वो जल्दी से एक लैंटर्न के हाथ में ठूंस देता है और फ्रैंटिक ऑर्डर देता है कि वो लोग तुरंत रूइंस में जाएं और स्टेला फ्रैगमेंट ढूंढें। के वाइड एंग्शियस आईज से टीम लीडर को देखता है और पूछता है क्या रेड चाहता है कि वो लोग खुद ही नीचे चले जाएं। रेड उसे भरोसा दिलाता है कि उनकी एबिलिटीज से वो लोग ये कर लेंगे पर रेड उनके जवाब का इंतजार नहीं करता। अचानक जोर लगाकर वो के, एली और गेल को डार्क अबिस में धकेल देता है। चिल्लाता है कि रोना बंद करो और बस जाओ। के पैनिक में टीम
टीम लीडर का नाम चिल्लाता है जबकि तीनों रिक्रूट्स उस डीप पिट में गिरते जाते हैं। अकेला रेड अब ड्रॉप के पीछे खड़ा होता है, उसकी रेड ऑरा चमकती है। नीचे से एक रिक्रूट की आवाज गूंजती है पूछते हुए कि वो लोग अकेले क्या करने वाले हैं, जबकि आर्म स्ट्रेंजर का मेनेसिंग शैडो रेड के पीछे खड़ा है। दोनों पावरफुल फिगर्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और रेड समझ जाता है कि अब एक मुश्किल बैटल शुरू होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है अबिस के पिच ब्लैक बॉटम पर। के लंबी गिरावट के बाद बेहोश सा पड़ा है। वो दर्द में कराहते हुए उठने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि रेड ने लैंटर्न दिया था। वो उसे एक्टिवेट करता है और सोचता है क्या वो रूइंस के अंदर है। लाइट जलते ही माहौल दिखता है और के की एक्सप्रेशन टोटल टेरर में बदल जाती है। वो शॉक में खड़ा पूछता है ये जगह आखिर है क्या। एंशिएंट स्टोन रूइंस की जगह लैंटर्न से मैसिव मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स की स्केलेटल रिमेन्स और कॉन्क्रीट टेबरी नजर आते हैं, बिल्कुल एक डिस्ट्रॉयड मॉडर्न सिटी जैसी जो अंडरग्राउंड दबी हो। के एक लेज पर खड़ा लैंटर्न से अंधेरा रोशन करता है। उस पेरिड रूइंड सिटी को देखकर वो पोल ही नहीं पाता। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट कर सकता है, पर वो कंप्लेंट करता है कि उसे क्लियरली नहीं दिख रहा। तभी एक आवाज उसे बोलती है कि कंप्लेंट बंद करो और लाइट की तरफ चलो। के राहत की सांस लेता है अपने टीममेट्स गेल और एली को देखकर। वो एडमिट करता है कि वो अलग होने से डर गया था। गेल उसे ब्लेम करता है कि उसी की वजह से वो लोग भटक गए, पर एली तुरंत पलटकर बोलती है कि गेल खुद भी उतना ही लॉस्ट था। उस विशाल डिस्ट्रॉयड सिटी को देखते हुए गेल पूछता है कि ये जगह क्या है। वो एंग्शियस हो जाता है, बोलता है कि इतनी बड़ी रूइंस में स्टेलर फ्रैगमेंट ढूंढना कितना अब्सर्ड है जब उन्हें पता ही नहीं वो दिखता कैसा है। के अग्री करता है, मानता है कि ऐसे ब्लाइंडली ढूंढते ढूंढते जिंदगी निकल जाएगी। उसके मन में आता है कि काश उसका साथी नीरो यहाँ होता। जैसे ही उसने सोचा एक ग्लोइंग शेप प्रकट होता है और के शॉक में देखता है कि छोटा ब्लैक कैट नीरो उसके पैरों में है। के पैनिक करता है कि ये कैट उनके पीछे कैसे आ गई। एली उस एनिमल को देखकर पूछती है क्या ये कोई क्रीचर है। के की सांसें अटक जाती हैं कि उसकी सीक्रेट पेट पकड़ी गई, लेकिन वो जल्दी खुद को संभालता है। सोचता है कि ये सही मौका है कैट की वर्थ साबित करने का। वो गेल और एली को बुलाता है। नीरो को पकड़कर के कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है और अनाउंस करता है कि उसे स्टेला फ्रैगमेंट आसानी से ढूंढने का तरीका पता है। ग्रुप इकट्ठा होता है और के समझाता है कि ये छोटा क्रीचर जिसे वो पाल रहा था उन्हें गोल तक ले जाएगा। गेल गुस्से में चिल्लाता है, मानने से मना कर देता है, पर गेल के चिल्लाने को एली पूरी तरह इग्नोर कर देती है। वो तो कैट की क्यूटनेस में खोई होती है। के नीरो की एबिलिटी दिखाने का फैसला करता है। काली बिल्ली एली की छाती से निकलकर चीखती है और हवा में छलांग मारते ही एनर्जी के स्वर्लिंग वॉर्टेक्स में बदल जाती है। एक ब्लाइंडिंग लाइट फूटती है जो डार्क रूइंस को रोशन कर देती है और सब शॉक में रह जाते हैं। लाइट की बॉल आगे उड़ती है और एक रोशन पाथ बनाती है। तीनों पायनियर्स उसके पीछे चलते जाते हैं। चलते हुए गेल डिसबिलीफ में पूछता है कि कोई क्रीचर इतनी इंटेलिजेंस और स्पेशल एबिलिटी कैसे रख सकता है। वो जानना चाहता है कि के इसे कहां से लाया। के उसे इग्नोर करता है और ग्लोइंग कैट की मूवमेंट्स को इंटरप्रेट करता है। बताता है कि नीरो कह रहा है स्टेला फ्रैगमेंट वही है। अचानक क्रीचर एक ट्रेल नोटिस करता है और तेजी से आगे उड़ जाता है। लाइट ट्रेल उन्हें रूइंड सिटी से होकर एक मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर तक ले आती है। एक डार्क टनल एंट्रेंस सामने है और के सोचता है कि उन्हें और कितना डीप जाना होगा। गेल उसे चिढ़ाता है कि क्या वो डर गया। के पलटकर जवाब देता है और डिक्लेयर करता है कि वो लोग अंदर जा रहे हैं। वे एक हग हाई सीलिंग कॉरिडोर से गुजरते हैं और ग्लोइंग कैट उनका रास्ता रोशन करता है। के रिमार्क करता है कि ये फैसिलिटी उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बड़ी है। तभी उसे दिखता है कि नीरो एक बड़े मेटल डोर के सामने हवर कर रहा है और वो समझ जाता है कि इसे कुछ इंपॉर्टेंट मिल गया है। सन्नाटा एक भारी मैकेनिकल कदम की आवाज से टूट जाता है। के जड़ हो जाता है जब एक जाइंट मेटल पैर उनके बिल्कुल सामने आकर गिरता है। तीनों रिक्रूट्स ऊपर देखते हैं और उनके सामने एक टावरिंग जंग लगा हुआ ऑटोमेटन खड़ा होता है। कैल कंफ्यूजर्स हो जाता है, नोटिस करता है कि ये उन बायोलॉजिकल क्रीचर्स से काफी अलग है जिनसे वो लोग यूजुअली लड़ते हैं। अचानक रोबोट एक स्कैनिंग बीम एक्टिवेट करता है और एलियस आयन पर लाइट की एक शीट घुमा देता है। मशीन उसकी डेटा प्रोसेस करती है और उसकी ब्राइट ब्लू कलर का हेक्स कोड शो करती है। फिर स्कैनर गेल की तरफ मूव होता है और उसका ग्रीन कलर कोड रजिस्टर करता है। आखिर में बीम के पर रुकती है और उसे एहसास होता है कि मशीन उनके कलर्स स्कैन करके आइडेंटिटी चेक कर रही है। स्कैन पूरा होते ही मशीन एब्सोल्यूट पिच ब्लैक का हेक्स कोड दिखाती है। जैसे ही ये डिटेक्ट होता है, रोबोट की आई और ज्यादा चमकने लगती है। वो अनाउंस करता है कि उसे ब्लैक विच का कलर मिल गया है और के को थ्रेट मानकर एलिमिनेशन शुरू करने की घोषणा करता है। के इस अजीब टाइटल से कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही रोबोट का डिवास्टेटिंग पंच उसे लग जाता है। वो दूर तक घिसटता है, दर्द से कराहता है, पर डायरेक्ट
डायरेक्ट हिट ब्लॉक कर लेता है। वो गुस्से में मशीन को घूरता है और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है। के मशीन पर अटैक करने की ठान कर चिल्लाता है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। जायंट रोबोट अपना मैसिव फिस्ट उठाता है जैसे उन्हें खत्म कर देगा। के आगे बढ़ता है और उसका मुक्का रोबोट की मेटल आर्म से जोर से टकराता है। वो दर्द से पीछे हटता है, सोचता है इसकी आर्मर इतनी टफ क्यों है। केल कंफ्यूजन में देखता रहता है जब रोबोट एक और भारी पंच की तैयारी करता है। एली आगे बढ़कर अपनी रैपियर से मशीन पर वार करती है, लेकिन ब्लेड लगते ही स्पार्क्स उड़ते हैं। वो शॉक में रह जाती है कि उसने एक खरोंच तक नहीं छोड़ी। एली पैनिक में सोचती है कि क्या उसकी पावर मशीनों पर काम नहीं करती। उधर के ओपोनेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और उसके चेस्ट में ग्लोइंग कोर नोटिस करता है। अंदर लिक्विड घूम रहा होता है और के समझ जाता है कि यही वीक पॉइंट है। वो तेजी से दौड़कर एक शार्प लेफ्ट हुक मारता है, लेकिन रोबोट अचानक अनएक्सपेक्टेड स्पीड से रिएक्ट करता है और अपनी आर्म क्लब की तरह स्विंग करता है। के मुश्किल से उस हैवी ब्लो से बचता है। वो रिट्रीट करता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसके नॉर्मल अटैक्स बेकार जा रहे हैं। तभी उसे याद आता है जब उसका शरीर ब्लैक एनर्जी से कोट हुआ था और वो वही पावर यूज करने का फैसला तो करता है। उसे पता है कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कलर कंज्यूम करता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है और सारी एनर्जी सिर्फ अपने राइट फिस्ट में कॉन्सेंट्रेट करता है, उसे डेंस ब्लैक ऑरा से कोट करते हुए। तैयारी पूरी होते ही के हवा में कूदता है और अपनी पूरी ताकत से एनहांस्ड फिस्ट स्विंग करता है। पंच सीधा रोबोट के चेस्ट में लगता है और उसके कोर को चकनाचूर और कर देता है। पंच की ताकत मशीन के अपर बॉडी को पूरी तरह उड़ा देती है। रोबोट का हेड दूर जाकर गिरता है और उसकी आई की लाइट फेड हो जाती है। के रेकेज के बीच खड़ा राहत की सांस लेता है और केल व एली बिना बोले उसे देखते रहते हैं। डेब्री के बीच के को एक राउंड ऑब्जेक्ट दिखता है और वो रोबोट का कोर उठाता है, सोचता है ये मरी को गिफ्ट देने के लिए परफेक्ट रहेगा। अचानक गेल चिल्लाते हुए के से पूछता है कि ये पावर क्या थी। वो और एली मिलकर उसे कॉर्नर कर लेते हैं और ढेर सारे सवाल करने लगते हैं। के नर्वस होकर उनके सवाल टाल देता है, कहता है ये टेक्निक उसकी कलर बहुत ज्यादा ट्रेन करती है। तभी उनके पीछे वाला बड़ा मेटल डोर धीरे धीरे स्लाइड होकर खुलने लगता है और अंदर से पिच ब्लैक वॉइड नजर आता है। अचानक नीरो अंधेरे से बाहर उड़ता है, पैनिक में रोता हुआ। कैटके के पास हवर करता है, डर से कांपता हुआ। के डार्क डोरवे की तरफ देखता है, उसे कुछ अजीब फील होता है। कैट की वार्निंग के बावजूद वो करीब जाता है, बोलता है कि उसे अंदर कुछ दिख नहीं रहा। जैसे ही उसकी उंगलियां टच करती हैं, ब्लैक सरफेस पानी की तरह रिपल करती है। अचानक अंधेरा फटकर बाहर उछलता है। शैडो के मैसिव टेंड्रिल्स डोरवे से निकलकर पूरे ग्रुप को जकड़ लेते हैं। केल और एली चीखते हुए एंट्रेंस की तरफ खींचते चले जाते हैं, फोर्स के सामने बिल्कुल हेल्पलेस। तीनों ब्लैक वॉइड में खींच लिए जाते हैं। ग्रुप एक एंडलेस ब्लैक स्पेस में गिरता है और एक नए पिच ब्लैक एनवायरनमेंट में आकर टकराता है। कैल दर्द से कराहता है, गिरने और अंधेरे की शिकायत करता है। वो अपने हाथ उठाकर खुद को चेक करता है और फिर अचानक रुक जाता है। वो अपनी छाती की तरफ देखता है और शॉक में अपनी जैकेट पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी कलर, वो ग्रीन जो उसकी पावर की पहचान थी, पूरी तरह गायब हो चुकी है और उसके शरीर पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट बचा है। के और एली भी उसके पास खड़े उतने ही डर गए हैं। वे इस मोनोक्रोम रियलिटी में खड़े कंफ्यूज्ड और टेरिफाइड फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं आखिर उनके साथ क्या हो गया है। जमीन के अंदर वाले खंडहरों से दूर एक छोटा सा बिच्छू वेस्टलैंड में दौड़ रहा है और पीछे चमकती हुई रोशनी वाली सिटी दिखाई दे रही है। सिटी में कहीं ईस्टर्न गवर्नमेंट ऑफिस खड़ा है। अंदर एक बड़ा ऑफिशियल, जिसे चीफ कहा जाता है, गुस्से में चिल्ला रहा है, पूछ रहा है कि उसे लोकेट किया गया या नहीं। एक नर्वस सबऑर्डिनेट बताता है कि वो लड़का कलरिस्ट रेड के साथ एक्सप्लोरेशन मिशन पर है और खास बात ये कि उस लड़के ने खुद बोला था कि कोई भी बीच में इंटरफेयर न करे। चीफ भड़क जाता है ब्लैक के बारे में चिल्लाते हुए। उसे यकीन ही नहीं होता कि रेड इतना डेंजरस कलर वाला किसी को फील्ड पर ले जाएगा। वो भड़क कर बोलता है कि रेड हीरो सही, पर ये लाइन क्रॉस करती है। चीफ समझाता है कि हाल ही में एक क्रीचर की अपीयरेंस ने रूलिंग काउंसिल को डरा दिया है। उन्हें लगता है कैटास्ट्रोफिक ब्लैक वेव शुरू हो चुकी है। वो शिकायत करता है कि आखिर में ब्लेम उसी पे आएगा। तभी एक यंग वुमन जिसके बाल पिंक और येलो हैं, हंसते हुए बोलती है कि चीफ फिर से बहुत गुस्से में है। ये चमिलाया है डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स की मैन लीडर। वो चीफ को सलाह देती है शांत रहने की, वरना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो बोलती है कि उसे चीफ की टेंशन समझ आती है, लेकिन उसे इतना आगे नहीं सोचना चाहिए। वो पूछती है क्या उसे सच में लगता है कि रेड बिना सोचे कुछ करेगा। चामिलाया कहती है कि रेड एक भरोसेमंद सेफगार्ड है, लड़के को देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट।
वो बोलती है कि शायद एक हाई रिस्क इंडिविजुअल को साथ लेने से कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। वो चाय पीते हुए बोलती है कि अभी उन्हें ट्रस्ट की जरूरत है, वरी की नहीं। पर चाय का कड़वा टेस्ट उसे नापसंद आता है। चीफ उसे इग्नोर करके चाय में शक्कर का पहाड़ डाल देता है और चमिलया सोचती रह जाती है कि इतना मीठा कोई कैसे पी सकता है। चीफ आज उसे फोकस करने को कहता है। चमिलया का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो मानती है कि चीफ ब्लैक से इसलिए डरता है क्योंकि इसका कनेक्शन लेजेंडरी ब्लैक विच से है। वो बताती है कि ब्लैक मतलब डेथ और डर, और उस विच की वजह से एक बड़ा कैटास्ट्रोफी हुआ था जिसे फर्स्ट ब्लैक वेव कहा गया, जिससे दुनिया डार्क मिस्ट में डूब गई थी और क्रीचर्स प्रकट होकर ब्लैक लैंड्स बना दिए थे। ह्यूमैनिटी लगभग खत्म होने वाली थी। चमिलिया बोलती है कि एक और वेव आना तो तय है और उनका एक्सप्लोरेशन आखिर सर्वाइवल के लिए ही है। वो बताती है कि हाल के एनोमलीज और एक ब्लैक विल्डर का दिखना उसी का संकेत है। वो दृढ़ होकर कहती है कि उन्हें अब हर एक पावर यूज करनी पड़ेगी। ब्लैक पी और चीफ को काउंसिल को मनाना ही होगा। चीफ थोड़ा लाचार होकर कहता है कि कहना आसान है, करना नहीं। पर वो के की फोटो वाले डॉसियर को देखकर बोलता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। तस्वीर को देखते हुए वो सोचता है कि शायद इस एक लड़के पर ही सिटी की किस्मत टिकी है। उधर तीनों पायनियर्स एक अनंत काले खाली स्पेस में खड़े हैं। उनकी बॉडीज बस सफेद आउटलाइन की तरह चमक रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा वो कहाँ हैं। केल पैनिक में के की तरफ मुड़कर चिल्लाता है कि उनकी कलर्स गायब हो गई हैं और पूछता है के की क्यों नहीं गई। के बोर तरीके से कहता है कि उसे नहीं पता, शायद इसलिए कि उसका कलर ब्लैक है और ये अंधेरा भी ब्लैक है। तभी गेल थकान से झुक जाता है और एली अपने सिर को पकड़कर कमजोर महसूस करती है। के हैरान है कि वो ठीक कैसे है। उसे समझ आता है शायद इसलिए कि उसने जिंदगी कलरलेस होकर बिताई है, तो ये उसके लिए कुछ नया नहीं। केल अपने अंदर एक अजीब सी फील बताता है। वो आंखें सिकोड़ कर देखता है तो अंदर हल्की सी चमकती रोशनी दिखती है, जैसे कोई कोर धड़क रहा हो। तभी क्रीपी विस्परिंग उन पर बरसने लगता है। तीनों इधर उधर डर कर देखते हैं। केल डरते हुए चिल्लाता है कि जो भी विस्पर कर रहा है सामने आए। के सुनता है और सोचता है क्या ये वही वॉइस है जो उसे कभी कभी सुनाई देती है, पर समझ जाता है ये कुछ और है। अचानक एक डार्क गोस्ट जैसी वुमन लंबे बालों वाली शैडो से बाहर आती है। के उस प्रेजेंस को महसूस करता है और तुरंत मुड़ता है। गेल और एली जम जाते हैं। डर के मारे बोल भी नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे ये क्रीचर है या कुछ और। वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि वो एकदम से प्रकट हुई। शैडो फिगर हाथ उठाती है और के की छाती की तरफ इशारा करती है। के जम जाता है, आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ आता है कि उसे चोजन किया जा रहा है। उसका माइंड अचानक एक क्योटिक विजन में खिंच जाता है। एक स्वर्लिंग एनर्जी वॉर्टेक्स पूरा शहर निगल रहा है। सीन बदलकर एक ब्लड रेड नाइटमेयर बन जाता है। दुनिया रुइंस में है और बड़े बड़े बीस्ट्स घूम रहे हैं। आसमान में एक विशाल आंख खुलती है और नीचे शैडो क्रीचर्स की भीड़ है। भीड़ में एक मल्टी आइड बीस्ट घूर रहा है। फिर विजन उस मिस्टीरियस औरत के चेहरे पर कट होता है जिसकी एक ग्लोइंग आई उसे देख रही है। के खुद को एक मैसिव ब्लू एनर्जी के सामने पाता है। उसे समझ नहीं आता वो मेमोरी देख रहा है या रियलिटी। उसकी कंफ्यूजन बढ़ जाती है और वो अपनी आइडेंटिटी पर सवाल उठाता है। उसके सबकॉन्शियस में एक ब्राइट लाइट की आवाज बोलती है कि उसे एक नाम चाहिए। उसके पास्ट का एक धुंधला हंसता हुआ चेहरा उसे नाम देता है के, और कहता है कि अपनी खुद की लाइट और कलर ढूंढना। विजन अचानक खत्म हो जाता है और के तेज सांस लेते हुए प्रेजेंट में लौटता है। वो डरा हुआ पसीने में भीगा दिखता है। वो गिरता सा चलता है, अपना सिर पकड़कर बड़बड़ाता है कि ऐसे अनप्लेजेंट सीन्स क्यों उसकी माइंड में घुस रहे हैं। अराजक थॉट्स को पकड़ने की कोशिश करते हुए अचानक उसके दिमाग में एक नाम आता है, रोमियल। वो उलझ जाता है ये कौन है। तभी गेल की चीखें उसे रोकती हैं। वो पूरी तरह टूट चुका है। सोर्ड्समैन अंधेरे में अदृश्य दुश्मनों को चैलेंज करता हुआ अपनी सोर्ड को जंगली तरीके से घुमा रहा है। के देखता है कि गेल की सोर्ड एली के डेंजरसली करीब जा रही है। गेल चिल्ला रहा है, रियलिटी से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड। एली कांप रही है, उससे रुकने की बेगिंग कर रही है। गेल सुनता ही नहीं और चिल्लाता है कि सब मर जाओ। उसकी आंखें ब्लैक हो चुकी हैं और उनसे खून जैसा बह रहा है। वॉइड ने उसे पागल बना दिया है। एली भी अपने नाइटमेयर में फंसी है। काले आंसू बहते हुए वो अपने सिर को पकड़कर अपनी बहन से माफी मांग रही है, किसी ट्रॉमेटिक मेमोरी में डूबी हुई। के चिंता से देखता है और समझ जाता है कि क्रीचर और ये स्पेस उन्हें करप्ट कर रहा है। उसे पता चलता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी एक जानी पहचानी क्यू जैसी आवाज आती है। के ऊपर देखता है, एक ग्लोइंग व्हाइट शेप उसकी तरफ उड़ता आ रहा है। वो रात की सांस लेता है। नीरो सुरक्षित है। वो पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। नीरो घबराकर आग
आगे किसी दिशा की तरफ इशारा करता है। के समझ जाता है कि नीरो कह रहा है कि वहां कुछ है। नीरो लाइट की ट्रेल छोड़ते हुए उड़ जाता है और के उसके पीछे चलता है, पर के मुड़कर गेल और एली को देखता है। गेल अभी भी एली पर सोड घुमा रहा है। के समझता है कि वो इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। वो नीरो से पूछता है क्या वो कुछ कर सकता है। अचानक एक ह्यूज प्यूरिफिकेशन लाइट का ब्लास्ट कैट से निकलता है और गेल एली को ढक लेता है। उस लाइट के अंदर डार्क करप्शन जलने लगता है। उनकी चीखें रुक जाती हैं। के राहत महसूस करता है। लाइट काम कर रही है। टीममेट्स सुरक्षित होते ही वो कहता है कि वहीं रुको। के अकेला नीरो की लाइट ट्रेल फॉलो करते हुए काले वॉइड में चलता जाता है। वो फ्रस्ट्रेटेड होता है कि अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी विस्परिंग फिर लौटती है। एक मिस्टीरियस वॉइस गूंजती है, नो कलर कैन टच यू। के चिढ़कर सोचता है कि बस रिडल्स ही सुनने को मिलते हैं। तभी दूर एक ब्राइट स्टार जैसी लाइट दिखाई देती है। के उत्साहित होकर उसकी तरफ भागता है। करीब जाते ही उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वो एक विशाल ग्लोइंग स्ट्रक्चर देखता है, 4 नुकीले स्टार जैसा, एक स्टोन मोनोलिथ पर। उसे समझ आता है कि उसने अपना टारगेट ढूंढ लिया, स्टेला फ्रैगमेंट जो होली लाइट फैला रहा है। वो नोट करता है कि इसकी ग्लो और शेप अलग है, शायद हर फ्रैगमेंट यूनिक होता है। वो समय न गंवाकर चट्टान चढ़ने लगता है ताकि फ्रैगमेंट हासिल करे और इस अनप्लेजेंट डायमेंशन से निकले। वो हाथ बढ़ाता है, लाइट जोर से घूमने लगती है। अचानक फ्रैगमेंट की एनर्जी उसकी हथेली में बहती है। उसकी अब्सॉर्प्शन एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। केक घबरा जाता है, उसका पूरा बॉडी एनर्जी से चमक रहा है। वो डरता है कि ऐसा अपने आप फिर क्यों हुआ। उम्मीद करता है ये मोमेंट्री था तो शायद दिक्कत ना दे। डार्क इन्फ्लुएंस मिटने लगता है। के राहत से ऊपर देखता है, ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर खत्म हो रही है। ब्लैक वॉइड गायब हो जाता है और वो एक विशाल ग्रे स्टोन चेम्बर में खड़ा है। के अपने हाथों में ग्लोइंग एनर्जी को देखता है और कंफर्म करता है कि ब्लैक स्पेस कौन है। वो ब्लैक लैंड्स के नेचर पर सोचता है, ये डेंजरस जगह हमेशा सरप्राइजेस से भरी रहती है। गेल और एली होश में आते हैं और उसे डिसबिलीफ में देखते हैं। के पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, पर गेल उसे इशारा करके अक्यूज करता है और एली शॉक में पूछती है कि वो कैसे ठीक रहा। के कहता है उसे सच में नहीं पता। वो उनका ध्यान अपने हाथ में पकड़े ग्लोइंग ऑब्जेक्ट पर ले जाता है। टारगेट मिल गया है। वो ऑब्जेक्ट रेनबो लाइट में घूमता है, स्टेला फ्रैगमेंट। टीम उसे देखने पास आती है। गेल डाउटफुल है कि इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट वही है जिसके बारे में रेड ने बात की थी। एली हैरान है कि इतनी सी चीज में इतने कलर्स हैं। नीरो पास तैरता है और ऑर्ब को घूर रहा है। के कंफर्म करता है कि उसके शरीर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं। तभी नीरो और करीब आ जाता है। उसकी नजर शाइनी एनर्जी पर टिकी है। अचानक बिल्ली अपना मुंह बड़ा सा खोलती है और आर्टिफैक्ट के ऊपर झुकती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले नीरो पूरा स्टेला फ्रैगमेंट निकल जाता है। के का चेहरा पूरी तरह हॉरर और शॉक में जम जाता है। गैल और एलिए भी उतने ही डरे हुए चिल्लाते हुए पूछते हैं कि वो कैट आखिर कर क्या रहा है।